अब आगे, अध्याय 174, रुचि नहीं। बड़ी भाभी, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही नहीं है। मासूयुन ने बातचीत को आगे बढ़ाया। हमारी लिहुआ अब काम कर रही है और वेतन कमा रही है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकती है जो सिर्फ एक किसान है? लेकिन कियान चुनकाओ कहना चाहते थे कि बन बेचना हमेशा नहीं चल सकता, यह कोई सुरक्षित नौकरी नहीं है। अभी किन लिहुआ एक कुंवारी लड़की के रूप में घर पर है। वह अभी भी बन की दुकान पर बन बेचकर वेतन कमा सकती है, लेकिन जब वह शादी कर लेगी, गर्भवती हो जाएगी और उसके बच्चे हो जाएंगे तो क्या उसके ससुराल वाले उसे काम पर जाने देंगे? इसके अलावा क्या कोई व्यक्ति जो निजी व्यवसाय के लिए बन बेचता है, उसे शहरी लोग सम्मानजनक मानेंगे? उनमें से किन हुआन की तरह भाग्यशाली कौन है? दूसरी ओर झांग बुइलान ने एक उम्मीदवार के बारे में सोचा जो उनके अपने समूह का ही एक सदस्य था और तुरंत उसका सुझाव दिया। क्यों न मैं आपके लिए मैचमेकर की भूमिका निभाऊं? मुझे लगता है कि हमारी बन शॉप का सू वेनसोंग काफ़ी अच्छा मैच है। हालांकि वह थोड़ा बड़ा है, वह जिंदादिल है और अपनी उम्र का नहीं दिखता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सक्षम है। दूसरी भाभी, वहां भी मत जाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लिहुआ को आग के गड्ढे में नहीं धकेल रही हो? जिस आदमी का तुमने जिक्र किया, क्या वह बड़े भाई से भी ज्यादा उम्र का नहीं है? लिहुआ तुम्हारी अपनी भतीजी है। झांग बुइलान ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मा सुयुन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस हस्तक्षेप से उसके चेहरे पर असहजता के भाव दिखाई दिए। ये सच था कि सू वेनसोंग युवा नहीं थे, लेकिन वह सचमुच उन्हें एक सभ्य व्यक्ति मानती थी जो दूसरों की देखभाल करने में सक्षम थे। वह अपनी योग्यताओं में उत्कृष्ट था। उसके भाई और भाभी उसे बहुत महत्व देते थे और उसका भविष्य निश्चित रूप से आशाजनक था। उसके घर पर केवल दादी सू थी और दादी सू बहुत अच्छी इंसान थीं। यदि लिहुआ उससे शादी कर लेती तो वह निश्चित रूप से आराम की जिंदगी जी पाती। कियान चुनकाओ बन शॉप के लोगों से परिचित नहीं थी। पहले तो जब उसने झांग बुइलान को अपनी बेटी से एक सहकर्मी को मिलवाने के बारे में बात करते सुना तो उसे काफ़ी दिलचस्पी हुई। लेकिन अब मा सुयुन की बातें सुनकर वह नहीं जानती थी कि कौन सही था, और अनजाने में उसने लिन चुक्सिया की ओर देखा। लिन चुक्सिया को लगा कि किन लिहुआ का सू वेनसोंग से कोई मेल नहीं है, लेकिन स्नेह के मामले में कौन आश्वस्त हो सकता है? एक पारस्परिक एकल जीवन। अगर झांग बुइलान वास्तव में एक जोड़ी बनाना चाहता था तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब मा सुयुन की टिप्पणी से वह खुद थोड़ी परेशान हो गई थी। उसने केवल इतना कहा, लिहुआ सू वेनसोंग को जानता है, क्या इस पर आपकी कोई राय है? सबकी निगाहें फिर से किन लिहुआ की ओर मुड़ गईं। किन लिहुआ को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सू वेनसोंग के स्पष्टवादी और गंभीर स्वभाव के बारे में सोचते हुए उसने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं। मुझे यकीन नहीं है। मैंने हमेशा मैनेजर सू को एक चाचा के रूप में देखा है। खैर, इसका मतलब यह था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। झांग बुइलान ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और तभी किन जियांग और उनकी पत्नी जू युन अपने बेटे किन जियाने के साथ वहां आ गए और उस विषय को आगे बढ़ा दिया। प्रवेश करते ही किन जियांग ने किन यांग के बगल में एक सीट ले ली। किन जियांग की शादी हो जाने के बाद वह स्वतंत्र रूप से रहने के लिए बाहर चले गए। उनका आंगन पुराने किन परिवार के घर से सबसे दूर था और किन यांग के घर से भी दूर था। ये यात्रा भाइयों की दूसरी मुलाकात थी। ये देखकर कि किन यांग का हाथ अब स्लिंग में नहीं था, उन्होंने उसकी चोट के प्रति चिंता व्यक्त की, और यह जानकर कि यह कोई गंभीर बात नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को किन यांग के साथ आर्म रेसलिंग में प्रतिस्पर्धा करने दिया। बेशक किन यांग बिना किसी संदेह के जीत गई। छोटे जुआंग जून ने अपने चचेरे भाई को अपने चाचा के साथ हाथापाई करते देखा तो उसने भी किन यांग को चुनौती देने की मांग की। नुनियू के उत्साहवर्धन के साथ ही कमरे का माहौल तुरंत जीवंत हो गया। किन वेन ने देखा कि सभी लोग किन यांग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हालांकि वह स्वयं भी घर से दूर काम करता था और इन भाइयों से बहुत कम बातचीत करता था, फिर भी अब वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। इससे पहले, किन यांग के आने से पहले, किन वू भी उसे तरह तरह की बातें करने के लिए अपनी ओर खींच रही थी। उनके चौथे भाई को हमेशा की तरह ध्यान का केंद्र बनना पसंद था। किन हान को बगल में देखकर किन वेन ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी। दूसरे भाई, मैंने सुना है कि आपकी बन शॉप बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। हार्डवेयर कंपनी के काउंटर पर काम करते हुए मैं अक्सर अपने सहकर्मियों को वहां बन खरीदने के लिए आते सुनता हूं। इससे मुझे भी उन्हें आजमाने की उत्सुकता हुई है। किन हान ने हंसते हुए जवाब दिया, ये वास्तव में मेरी बन शॉप नहीं है, यह आपकी चौथी भाभी की है। लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो बेझिझक कभी भी आ सकते हैं, मैं हर दिन वहां हूं। किन वेन ने तुरंत कहा, देखो दूसरे भाई, तुम कैसे बात करते हो? तुम और चौथा भाई सगे भाई हो। उसकी पत्नी की दुकान व्यवहारिक रूप से तुम्हारी है, इतना स्पष्ट अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सुना है कि चौथी भाभी इतनी व्यस्त रहती हैं कि वह अपनी कई दुकानों का काम भी मुश्किल से संभाल पाती हैं। इस बार किन्हान बिना कोई स्पष्टीकरण दिए केवल मुस्कुराया। भाइयों को हिसाब किताब साफ कर देना चाहिए, और किन वेन के शब्दों का स्पष्ट उद्देश्य उनके बीच मतभेद पैदा करना था।
वह स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किन वेन को दी गई कोई भी प्रतिक्रिया आगे और अधिक टिप्पणियां भड़का सकती है, इसलिए उन्होंने बोलने से मना कर दिया। वह अच्छी तरह जानता है कि उसके भाई की पत्नी किस प्रकार की व्यक्ति है, इसलिए वह इस बात की चिंता नहीं करता कि वह किसी बात को लेकर बहुत अधिक सोचती है। किन हान को चुप होते देख किन वेन ने अपनी नज़र किन वू की ओर घुमाई। वह मुस्कुराया, अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए बेफिक्र होकर बोला, वो तुम और तुम्हारी पत्नी चौथी भाभी की दुकान पर काम कर रहे हो, तुम निश्चित रूप से दूसरे भाई और उसकी पत्नी जितना नहीं कमाते हो, है ना? किन ने शांति से कहा, मैं दूसरे भाई जितना नहीं कमाता, वह मैनेजर है, पूरी दुकान का प्रभारी है। मेरा काम उसके मुकाबले बहुत कम मांग वाला है। क्या बात है, चौथी भाभी को तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम काम संभालोगे? क्या उनकी 2 दुकानें नहीं हैं? मुझे लगता है कि अगर हर भाई एक दुकान संभाले तो अच्छा रहेगा, है ना? किन्वू की आंखों में नाराजगी की झलक दिखी, लेकिन चूंकि यह नया साल था इसलिए किसी ने इसे जाहिर नहीं किया। वह फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, मुझमें दूसरे भाई जैसी योग्यताएं नहीं हैं। अगर चौथी भाभी मुझे काम संभालने दे तो ये गोल छेद में चौकोर खूंटी डालने जैसा होगा। मैं तो जैसे तैसे ठीक काम कर रहा हूँ, खिड़की के पास खड़ा होकर चीज़ें बेच रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी नौकरी की तरह। तुम अपनी तुलना मुझसे कर रहे हो। मेरा काम हार्डवेयर कंपनी में है। क्या आप भी काउंटर के पीछे खड़े होकर सामान नहीं बेचते? किन्वू की पत्नी जो होंगमेई लंबे समय से किन वेन के शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके पति ने भाईचारे के बंधन को ध्यान में रखा और उससे अलग नहीं हो सके, लेकिन उनकी भाभी होने के नाते उनके लिए कुछ शब्द बोलना कोई समस्या नहीं है। जैसे ही उसने यह बात कही, मासूयुन को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। चीज़ें बेचना और सामान बेचना एक जैसा नहीं है। मेरे परिवार के किन्वेन को अभी अभी वेतन में बढ़ोतरी मिली है, अब वह 40 युआन प्रति माह कमाता है। बन बेचकर आप कितना कमा सकते हैं? संयोग से मैं भी महीने में $40 कमा लेता हूँ। चौथी नंद कहती है कि मैं अच्छा काम करता हूँ और मुझे बोनस भी देती है। छुट्टियों के भत्ते भी मिलते हैं और किन्वू को नए साल से पहले बिजनेस बढ़ाने के लिए कमीशन भी मिलता है। ऐसी बातें कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसने बन शॉप को छोटा बताया तो जो होंगमेई को ये पसंद नहीं आया। डींगे हाँक रही हो, एक बन की दुकान को किस तरह की व्यापारिक यात्राओं की ज़रूरत होगी, मासूयुन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन चाहे वह इस पर विश्वास करे या नहीं, कोई भी उसे यह समझाने वाला नहीं था और जो होंगमेई को उससे कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी बन शॉप में चौथी भाभी के लिए काम करने वाले लोग स्थिति से परिचित थे। किन वेन और उनकी पत्नी के अलावा केवल किन जियांग और उनकी पत्नी ही चौथी भाभी के लिए काम नहीं करते थे। उनकी स्थिति दूसरों से अलग थी। अधिक बातचीत के बाद और सभी के आ जाने के बाद वे नववर्ष की बधाई देने के लिए गांव के घरों में जाने लगे। किन परिवार एक प्रमुख परिवार था, जहां भी परिवार में कोई बुजुर्ग होता था वे उससे मिलने आते थे। ये दौरा आधे दिन तक चला और घर पर दोपहर के भोजन के बाद वे दोपहर में कुछ दूर के परिवारों से मिलने गए। चूंकि उनका रिश्ता कुछ दूर का था, इसलिए चाचा के परिवार की बहुएं दोपहर में नहीं गईं, लेकिन लिन चुक्सिया, जो अपनी शादी के पहले वर्ष में थी, उन सभी के पास गई। झांग गुइलान और जो होंगमेई नई भाभी के साथ वहां गए और उन्होंने भी दौरा किया। बाहरी लोगों के बिना जो होंगमेई अभी भी सुबह की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। मैं पहले सोचती थी कि किनवेन की पत्नी थोड़ी घमंडी है, लेकिन अब वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई है। उसने बताने में कठिनाई महसूस की, शुक्र है हम केवल चाचा की पत्नियों के रूप में ही संबंधित हैं, बहुत अधिक बातचीत की आवश्यकता नहीं है और कोई वित्तीय संबंध नहीं है। झांग गुइलान ने भी सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वह ऐसी ही है। जब तक हम सतह पर काम चला लेते हैं तब तक सब ठीक है। लिन चुक्सिया समझ गई कि ये उसके लिए एक चेतावनी थी। मुख्यतः मासूयुन और किनवेन उसे और किनयांग को निशाना बना रहे थे, इसलिए उसने मुस्कुराकर दिखाया कि वो समझ गई है। इस बीच मासूयुन अभी भी किन लियांग के आंगन में थी। कियान चुनकाओ घर को साफ कर रही थी। उसने किन लिहुआ को एक तरफ खींच लिया। चाची, आपको मुझसे क्या बात करनी है? किन लिहुआ ने उसे रहस्यमय तरीके से व्यवहार करते हुए देखा और उसकी निगाहों का पीछा किया। मासूयुन ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, सच बताओ आंटी, तुम्हारे दूसरे चाचा और पांचवें चाचा रोटी की दुकान पर एक महीने में कितना कमाते हैं? वह पूरे दिन इस बात पर विचार करती रही, यह मानते हुए कि वे लोग लिन चुक्सिया के लिए स्वयंसेवा कर रहे थे। आखिरकार वे सभी रिश्तेदार थे, वे वेतन के बारे में सख्त कैसे हो सकते थे? लेकिन जो होंगमेई का आत्मसंतुष्ट व्यवहार देखकर वह फिर से असहज हो गई। किन लिहुआ ने बिना ज़्यादा सोचे समझे उत्तर दिया, क्योंकि मासूयुन उसकी करीबी चाची हैं, दूसरे या पांचवें चाचा से भी अधिक करीबी रिश्ता, और वह नहीं सोचती कि वेतन कोई रहस्य है। हम सभी दुकान में काम करके 40 रुपये का मूल वेतन कमाते हैं। दूसरे अंकल मैनेजर हैं, इसलिए वह शायद 20 रुपये अधिक कमाते हैं। बेस सैलरी 40, क्या इससे ज़्यादा है? मासूयुन की आवाज़ लगभग चीख में बदल गई। ये सोचकर कि कैसे उसके अपने पति का वेतन भी हाल ही में 40 युआन हो गया है,
वह छुट्टियों के दौरान इसके बारे में शेखी बघारने के लिए उत्सुक थी, और अब ये छोटी लड़की किन लिहुआ 40 युआन प्रति माह कमा रही है। जब हमने शुरुआत की थी तब यह इतना ज़्यादा नहीं था, पिछले महीने यह बढ़ गया। अगर आप अच्छा करते हैं तो बोनस भी मिलता है। मुझे इस महीने 10 युआन का बोनस मिला है। चौथी चाची कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छी हैं। यह ऐसी बात थी जिससे किन लिहुआ और दुकान के कर्मचारी बहुत संतुष्ट थे, और किसी ने भी लिन चुक्सिया के बारे में बुरा नहीं कहा। अध्याय 175, वह लिन चुक्सिया से मदद मांगने जाती है। मासूयुन का रंग बिगड़ता देख किन लिहुआ खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आंटी लियू, आपको क्या हुआ है? क्या आप भी आंटी सी की दुकान पर काम करना चाहती हैं? आपको आंटी सी से बात करनी चाहिए, वह मान जाएंगी। आंटी सी बहुत अच्छी इंसान हैं। मासूयुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह लिन चुक्सिया से नौकरी मांगने जा रही है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा नहीं चाहती थी। अगर उसके परिवार के किन वेन को इस बारे में पता चल गया तो क्या वह उसे तलाक नहीं दे देगा? उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था कि किन वेन के दिल में किन यान का अस्तित्व किस तरह का था, और वह निश्चित रूप से उस जोड़े के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगी। वह घर पर गोले बनाकर उन्हें कोसना पसंद करती है तथा कामना करती है कि उनका कारोबार डूब जाए। ऊपर देखते हुए और किन लिहुआ को अभी भी हैरान चेहरे के साथ उसे देखते हुए वह फिर से मुस्कुराए। अभी आपकी माँ और वे आपके लिए एक साथी खोजने में मदद करने के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपके मन में कोई है। आंटी लियू, आप किस बारे में बात कर रही हैं? किन लिहुआ ने मजाकिया लहजे में डांटा, फिर भी उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। ये देखकर मासूयुन को लगा कि वह सही थी और उसने आगे कहा, अरे आंटी लियू से मत शर्माओ। मुझे बताओ, आंटी लियू तुम्हें कुछ सलाह देंगी। चिंता मत करो, आंटी लियू तुम्हारी आंटी एर जैसी नहीं है जो तुम्हें सिर्फ बूढ़ों से मिलवाती हैं। मुझे लगता है कि वह कुछ गलत कर रही हैं। आखिरकार मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। वास्तव में मैनेजर सू वास्तव में सामान्य बूढ़े लोगों से अलग हैं। हालांकि वह वास्तव में सू वेनसोन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये कहना पड़ा कि सू वेनसोन की स्थिति खराब नहीं थी, और बन शॉप में काम करने वाले सभी लोग सोचते थे कि वह प्रभावशाली था, आंटी सी के बाद दूसरे स्थान पर। ठीक है, आंटी लियू जानती हैं कि आप चतुर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप चतुर हैं इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपको मूर्ख की तरह समझेंगे। शादी जिंदगी भर का मामला है, हम उनके नियंत्रण में नहीं रह सकते। मासूयुन ने अपने होंठ भींचे और उत्सुकता से पूछा, आंटी लियू को बताए आपको कौन पसंद आया है। अगर वाकई कोई है तो आंटी लियू को बताए, मैं आपकी मदद करूंगी। अचानक किन लिहुआ की आंखों के सामने एक आकृति कौंधी, लेकिन इसे स्वीकार करते हुए, आंटी लियू ऐसा नहीं है, मैं तो बस। उसे हिचकिचाते देख मासूयुन ने कहा, मुझसे इसे छिपाने का क्या फ़ायदा? क्या तुम अब भी अपनी माँ पर भरोसा कर रही हो कि वह तुम्हें गांव से कोई खेती करने वाला आदमी ढूंढ देगी? जहां तक उसे पता था, लिन चुक्सिया की दुकान पर बूढ़े आदमी सू वेनसोन के अलावा कुछ बदमाश लोग भी थे। वह समझ नहीं पाई कि चौथे बेटे की पत्नी क्या सोच रही थी। उसने ऐसे लोगों को दुकान में काम पर रखा था जो दुर्भाग्य लाने से नहीं डरते थे। यदि लिहुआ सचमुच ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है। मासूयुन ने अपनी भाभी के बारे में सोचा, जो बात करने में आसान लगती थी लेकिन आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। यदि उसने अपनी बेटी को गुमराह किया होता तो क्या वह चौथे बेटे की पत्नी को नहीं मार डालती? उसने किन लिहुआ के हाथ थपथपाए, क्या तुम्हें आंटी लियू पर भरोसा नहीं है? चिंता मत करो, आंटी लियू तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। किन लिहुआ ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका छोटा सा चेहरा शर्मा गया और उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी, ये सिर्फ। मुझे लगता है कि आंटी सी की दुकान से कई जून काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अच्छा है। कई जून, वही जो हमेशा आपकी दुकान पर पका हुआ खाना पहुंचाता है। मासूयुन अक्सर बिना किसी कारण के शहर में चली जाती थी और किन लिहुआ के करीब थी, अक्सर बन शॉप के बारे में पूछताछ करती थी, इसलिए वह उसके मामलों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। पका हुआ भोजन पहुंचाने वाला व्यक्ति लिन चुक्सिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बदमाशों में से एक था। किन लिहुआ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, वह नहीं, कई जून हमारी दुकान में नहीं है और न ही पके हुए भोजन की तरफ से, वह मुख्य शाखा में है। आह आंटी लियू, पूछना बंद करो, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ, और वह मैनेजर सुन से काफ़ी परिचित है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आंटी लियू इन सब से गुजर चुकी हैं। मैं समझती हूँ। मासूयुन ने ऐसे अभिनय किया जैसे वह सब कुछ जानती हो और केवल किन लिहुआ के सर्वोत्तम हित के बारे में सोच रही हो। वह मैनेजर सुन से परिचित है, क्या इसका मतलब है कि वे एक रिश्ते में हैं? किन लिहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है। तो फिर बात बन गई। एक ही दुकान में काम करते हैं, सब एक दूसरे से परिचित हैं, इन बातों की चिंता मत करो। चूंकि तुम्हें वह पसंद है तो तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए। क्या आजकल प्यार में आज़ादी का चलन नहीं है? लेकिन मैं एक औरत हूँ, औरत होने का किसी और चीज़ से क्या लेना देना है? जैसा कि पुरानी कहावत है, औरत का पीछा करने वाले पुरुष के रास्ते में पहाड़ खड़े होते हैं, औरत का पीछा करने वाले पुरुष के रास्ते में बस धुंध की एक परत ही आती है।
हमारी लिहुआ इतनी खूबसूरत है, अगर आप तैयार हैं तो आप किस तरह के आदमी का पीछा नहीं कर सकती। किन लिहुआ को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर मासूयुन ने फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, आंटी लियू यहाँ हैं। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगी। छोटा सा आंगन शांत और शांतिपूर्ण था, जिसे पटाखों के अवशेषों से सजाया गया था, जिससे नए साल का उत्सवी माहौल बन गया था। दादी सू खिड़की के पास आटा बना रही थीं और जब उन्होंने अपने पोते को नए कपड़े पहनकर अंदर आते देखा तो उनकी मुस्कान और भी बढ़ गई। उसका पोता 1 साल पहले शहर लौट आया था और पिछले साल के ज्यादातर समय वह धूप और हवा से बचते हुए लिनचुक्सिया के साथ काम करता रहा था। उसकी त्वचा, जो पहले देहात की धूप से काली और खुरदरी हो गई थी, अब ठीक हो गई थी। वह अपने पिता जैसा दिखने लगा था, अपने संयम में, एक विद्वान जैसी शान शौकत के साथ। कपड़े इंसान को वैसे ही बनाते हैं जैसे काठी घोड़े को बनाती है। हाथ में पैसा होने पर वह अपने रूप रंग का ध्यान रखता था। ऐसा पोता भीड़ में और भी अलग दिखता था। दादी, आप किस बात पर मुस्कुरा रही हैं? मैंने आपके लिए जो नए कपड़े खरीदे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पहन रही हैं? नए साल का जश्न मनाने के लिए नए कपड़े और टोपी पहननी चाहिए। इस साल सू वेनसोंग ने कुछ पैसे कमाए और दादी सू के लिए एक नया सेट खरीदा। दादी सू ने हंसते हुए कहा, मेरी उम्र में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहनती हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपना पैसा बचा कर रखो, इसे मुझ पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए और बच्चे न हो जाएं, तब तक इंतज़ार करो, फिर उनके लिए नए कपड़े खरीदो। दादी, मेरे पास पैसे हैं, इतने कि मैं और नए कपड़े और टोपियां खरीद सकूं। बस इन्हें आराम से पहनो। दादी सू ने उसे देखा, तुम्हें पता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे कमरे में मेज पर एक डिब्बा देखा था, काफ़ी अच्छा था। क्या तुम इसे किसी को देने की सोच रहे थे? तुम्हें इसे देने का मौका नहीं मिला। जब वह बोल रही थी तो उसने अपने पोते के चेहरे पर ध्यान दिया और उसके कान लाल होते देखकर उसे पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। थोड़ी निराशा के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह लोहे से इस्पात नहीं बना सकती। आप लोग सहकर्मी हैं और उन्होंने दादी की बहुत मदद की है। त्योहार पर उन्हें एक उपहार देना ही उचित है, दादी की ओर से उनका धन्यवाद करने के लिए। अरे, ये कैसा गूंगा लड़का है जो इस बूढ़ी औरत को पागल बना रहा है? आपने उसके और जियाओकई के बारे में कहा, लेकिन मुझे उनके बीच कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या आप ज्यादा सोच रहे हैं? ये बात मुझे उसके बड़े भाई ने बताई थी। अब इस बारे में बात मत करना दादी, मैं जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है। ये सुनकर दादी सू को निराशा हुई, उन्हें इस बात पर निराशा हुई कि उनका पोता पहल नहीं कर रहा है। देखो, जियाओकाई ज्यादा समय से यहाँ नहीं है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हो। अब देखो क्या हुआ, एक अच्छी लड़की को कोई और ले गया। तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें बता दूं, इस साल तुम्हें मेरे लिए दुल्हन लानी होगी। दादी की तबीयत खराब है और अगर तुम टालमटोल करोगे तो शायद मैं अपने परपोते पोतियों को देखने के लिए कभी जिंदा न रहूं। दादी, नए साल के जश्न के दौरान ये बात क्यों उठा रही हो? मैं आपकी बात मानूंगा और इस साल आपके लिए दुल्हन जरूर लाऊंगा। ये वादा सुनकर दादी सू ने आखिरकार फिर से मुस्कुराहट दिखाई। ठीक है, तुम लगभग 30 साल के हो गए हो और तुम्हारे पास नौकरी है। अब हमेशा के लिए घर बसाने के बारे में सोचने का समय आ गया है। ठीक है, बाद में अंकल क्यू के परिवार से मिल लेना। आंटी क्यू को शादी के रिश्ते बनाने का बहुत शौक है। उनके घर अक्सर जाना और मैं खुद आंटी क्यू से बात करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वह तुम्हारे लिए एक खूबसूरत दुल्हन ढूंढ देंगी। ठीक है, मैं समझ गया। सू वेनसोंग ने सहमति में सिर हिलाया और दादी सू को पकौड़ी बनाने में मदद की। अचानक दादी सू को कुछ याद आया, इस नए साल में तुम अपने चाचा के घर नहीं गए थे ना? नहीं। सू वेनसोंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी जब उसने सू दाजून का उल्लेख किया। दादी, इसका जिक्र मत कीजिए। अगर मेरा एक भी रिश्तेदार न बचे तो भी मैं सू दाजून को चाचा नहीं मानूंगा। दादी सू ने सहमति जताते हुए कहा, ऐसा रिश्तेदार मानने लायक नहीं है। मैंने सुना है कि सू वेनमाओ साल के ज्यादातर समय मशीनरी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसे स्थायी नहीं किया गया। जिस रिश्ते की उसने पहले बात की थी वह टूट गया। सू वेनमाओ को इससे गहरा सदमा लगा, उसकी सारी हिम्मत चली गई और अब वह घर पर आराम से खाता पीता रहता है, जो उसके लिए सही है। अध्याय 176, पत्नी को छेड़ना। सू वेनसोंग ने अप्रत्याशित रूप से दादी सू की ओर देखा। दादी सू हमेशा सभी के प्रति दयालु और सौम्य रही थीं। ये पहली बार था जब उसने उन्हें ऐसे चरम शब्द कहते सुना। उसने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, दादी, आपकी परवरिश कैसी थी? दादी सू ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपके पास शिष्टाचार नहीं हो सकता। उसने अपने पोते को स्नेह भरी आंखों से देखा। वेनसोंग, याद रखना, तुम्हें हर समय घमंडी नहीं रहना है। तुम्हें श्रेष्ठ बनना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किससे सामना कर रहे हो। अगर वह सिर्फ एक मक्खी है तो तुम्हें उसकी गंदगी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है।
अगर वह चूहा है तो तुम्हें उसकी चोर प्रवृत्ति के प्रति नर्म नहीं होना है। सहनशीलता आत्म साधना का अभ्यास है, लेकिन कभी कभी बकबक करना दूसरों को बताता है कि तुम मूर्ख नहीं हो। पहला वाला तुम्हारी उदारता दर्शाता है, दूसरा वाला नियम बनाता है। मेरे शिष्टाचार दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुझे नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मुस्कुरा सकता हूं और तर्क कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना मुंह मोड़कर तुम्हारे साथ नियम भी बना सकता हूं। दादी, मैं समझ गया। जब वह शाम को घर लौटे तो श्रीमती किन ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी किन्हुआन वापस आ रही है। किन्हुआन किन्हान की बहन थी और लिन चुक्सिया की उससे मुलाकात तब हुई थी जब उसकी शादी हुई थी। किन्हुआन ने किन्हान के 1 साल बाद एक वास्तविक शहर निवासी से शादी की जो एक सरकारी एजेंसी में काम करता था। पिछले कुछ वर्षों में उसके पति का काम के लिए शहर में तबादला हो गया और वे किन्हुआन और अपने बच्चे को अपने साथ ले गए। जब बात किन्हुआन की आई तो किन परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो ईर्ष्यालु न हो। ये सब भाग्य का खेल है। आपकी बड़ी बहन की शादी यांग्यांग की दादी ने जीवित रहते हुए तय कर दी थी। वह और वेनबिन की दादी एक ही गांव और कुल से थीं। उस समय झांग परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी रिश्ता जोड़ने वाला उनके पास नहीं आया। वेनबिन की दादी को यांग्यांग की दादी से मदद मांगनी पड़ी, और ये देखकर कि वेनबिन एक सभ्य युवक था, यांग्यांग की दादी ने इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस समय कई लोग निराशावादी थे, ये सोचकर कि आपकी दादी ने आपकी बहन को आग के गड्ढे में धकेल दिया है। लेकिन किसे पता था कि उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही एक पॉलिसी आ गई और झांग परिवार को उस पॉलिसी का लाभ मिला, जिससे ऐसा लगा जैसे हमारा परिवार अपने स्तर से ऊपर उठ गया है। श्रीमती किन ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर अपनी बेटी के बारे में बात की। जाहिर है कि वह उसे याद कर रही थी, क्योंकि वह पिछले 6 महीने से घर नहीं आई थी। माँ, अपनी बात तो सुनो, अपने स्टेशन से ऊपर पहुंचने की ये सब बातें क्या हैं? जुआनजी को हमारे 10 मील के दायरे की खूबसूरती माना जाता है। मुझे लगता है कि वेनबिन ही उसकी बराबरी नहीं कर पाए। झांग बुइलान ने असहमति जताई। लिन चुक्सिया ने भी सिर हिलाया। हालांकि वह अपनी भाभी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन वह बता सकती थी कि वह सुंदर और सौम्य थी और वास्तव में एक अच्छी इंसान थी। श्रीमती किन ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति व्यक्त की। यदि कभी ऐसा विचार आया कि उसकी बेटी अपनी हैसियत से ऊपर उठकर शादी कर रही है, तो इसका कारण ये था कि झांग परिवार के पास अच्छा अनाज राशन और अच्छी नौकरियां थीं, और उसे चिंता थी कि उसकी बेटी को वहां कष्ट उठाना पड़ेगा। आजकल किन परिवार भी अच्छा कर रहा था। दोनों किन भाइयों का जीवन बेहतर होता जा रहा था। चाहे कुछ भी हो, मायके में भाइयों का होना हमेशा एक महिला को उसके वैवाहिक घर में आत्मविश्वास देता था। अगली सुबह श्रीमती किन और झांग बुइलान रिश्तेदारों के आगमन की तैयारी के लिए जल्दी उठ गए। बाहर शोरगुल सुनकर लिन चुक्सिया उठने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया और उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। किन यांग की आवाज़ धीमी थी, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो, लेकिन आपकी बहन और अन्य लोग जल्द ही वापस आ रहे हैं। लिन चुक्सिया वास्तव में लेटना नहीं चाहता था। इस आदमी में रात में पहाड़ों में बाघों का शिकार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी, लेकिन सुबह वह एक कैटरपिलर की तरह व्यवहार कर रहा था। ये सही नहीं है। अब तक तो इल्लियां भी जाग गई होंगी, जिससे उसे थोड़ा संकट का एहसास हुआ। किन यांग ने फिर भी जाने नहीं दिया। मुझे कुछ दिनों में यूनिट में वापस लौटना होगा। लिन चुक्सिया ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी ओर मुंह किया और उससे तर्क करने को तैयार हो गया। आप हर रात कम से कम 3 बार ये लाइन बोलते हैं, मिस्टर किन। एक इंजीनियर होने के नाते क्या आप में सबसे बुनियादी पेशेवर ईमानदारी नहीं हो सकती? सटीक रहें। क्या आप अपने इंजीनियरिंग के काम में भी इतनी लापरवाही बरतते हैं? किन यांग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं, लिन चुक्सिया को देखा, मुस्कुराया और फिर उसे अपने नीचे खींच लिया और उसे चूम लिया। लिन चुक्सिया, जब बात तुम्हारी आती है तो मेरी पेशेवर ईमानदारी खत्म हो जाती है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर काम पर जाने का साहस नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? वह उसे छोड़ने का साहस नहीं कर सकता था, फिर भी उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थ था। वह केवल खुशी की चीज़ों के लिए सीमित समय का अधिकतम उपयोग कर सकता था। वे दोनों कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे, फिर उठे। तब तक श्रीमती किन ने नाश्ता तैयार कर लिया था। वसंत महोत्सव के दौरान वे एक साथ खाना खाते थे। नाश्ते के बाद श्रीमती किन जुआंगजून को ये कहकर बाहर ले गईं कि वह टहलने जा रही हैं। किन यांग लिन चुक्सिया के बगल में बैठ गई और साथ में कपड़े धोते समय फुसफुसाते हुए शिकायत करने लगी। मेरी माँ शायद गांव के प्रवेश द्वार पर मेरी बहन का इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने पहले कहा था कि वह अपनी बेटी की शादी ज़्यादा दूर नहीं करना चाहती, और हुआ भी ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन कौन जानता था कि मेरे जीजा की नौकरी बदल जाएगी। मेरी बड़ी बहन साइकिल नहीं चला सकती और बस से जाना भी असुविधाजनक है, इसलिए वह साल में मुश्किल से ही कभी कभार घर आ पाती हैं। मेरे से ज़्यादा बेहतर तो नहीं। काम खत्म करने के बाद उन्होंने लिन चुक्सिया से कहा, इस साल काम थोड़ा बेहतर हो सकता है, और अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा।
मम, काम ज़रूरी है और अगर आप वहाँ व्यस्त हैं तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो फिर तुम्हें आना ही होगा। इससे पहले कि लिन चुक्सिया अपनी बात पूरी कर पाती, किन यांग ने उत्सुकता से कहा। लिन चुक्सिया की ओर से आंखें घुमाने पर वह मुस्कुराया और धोने के लिए बेसिन से और कपड़े निकाले। ऐसा लग रहा था जैसे वह काले रंग का अंडरवियर उठाने वाला है। एक थप्पड़ के साथ लिन चुक्सिया ने उसके हाथ के पीछे थप्पड़ मारा। वह फुसफुसाई, इसे नीचे रख दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और अपराध बोध से चारों ओर नजर घुमाई। किन यांग और भी जोर से हंसा। हम एक विवाहित जोड़ा हैं, आपके कुछ अंडरगारमेंट्स धोने में मदद करने में क्या बुराई है, भले ही यह भाड़ में जाओ। उसकी शरारती मुस्कुराहट को देखकर लिन चुक्सिया को यह समझ पाना मुश्किल हो गया कि वह पहले कितना ठंडा और अलग थलग रहने वाला व्यक्ति था। उसे यह अनुमान लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वह क्या कहने वाला था। उसे परेशान होते देख किन यांग ने अफसोस के साथ अपना हाथ वापस खींच लिया। लेकिन अब जब वह घर पर था तो उसे सबसे ज्यादा खुशी अपनी पत्नी को चिढ़ाने में मिलती थी। उनकी युवा पत्नी, जो बन शॉप के कर्मचारियों के सामने बहुत सख्त और नियमों का पालन करने वाली थी, वह भी अक्सर उसके सामने ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह सब कुछ जानती हो। जब उसे उकसाया जाता था तभी वह एक युवा महिला की तरह थोड़ा बहुत चुलबुलापन दिखाती थी। कपड़े धोने के बाद उन्होंने बड़े कपड़े बाहर और छोटे कपड़े अपने कमरे में टांग दिए। तभी बाहर से आवाजें आईं, किन्हुआन वापस आ गया था। जब लिन चुक्सिया और किन्यान की शादी हुई तो केवल किन्हुआन और उसका बच्चा ही आए थे। इस बार 3 लोगों का परिवार यहाँ था। किन्यांग, किन्हान, लिन चुक्सिया और झांग बुइलान सभी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए, यहाँ तक कि श्रीकिन भी वहाँ उपस्थित थे। लिन चुक्सिया ने पहली बार अपने दिग्गज बहनोई झांग वेनबिन को देखा। वह लंबा नहीं था, मुश्किल से 1.70 मीटर से अधिक। किन्हान और अन्य लोगों की तुलना में उसकी त्वचा अधिक गोरी थी, जो पूरे दिन खेतों में काम करते थे। उसके बाल एक तरफ से कटे हुए थे और वह चश्मा पहनता था। उनका रूप रंग विशेष रूप से अच्छा नहीं था तथा उनका शरीर थोड़ा मोटा था, लेकिन वे एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह मुस्कुराते थे। उन्होंने एक उचित झोंकशान सूट पहना था जिसके ऊपर एक काला सूती ओवरकोट था। उसकी तुलना में किन्हुआन काफी दुबला दिख रहा था। उसकी पतली काया मैरून रंग की शीत प्रतिरोधी जैकेट पहने हुए थी। जैकेट उसके लिए थोड़ी बड़ी थी, जिससे वह ढीली लग रही थी और वह और भी अधिक नाजुक लग रही थी। अध्याय 177, सबसे बड़ी बहन किन्हुआन। चुक्सिया, ये तुम्हारा साला है। वेनबिन, ये यांग्यान की पत्नी चुक्सिया है। यह उनकी पहली मुलाकात थी जिसमें श्रीमती किन ने औपचारिक रूप से झांग वेनबिन और लिन चुक्सिया का परिचय कराया। लिन चुक्सिया ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, आप यात्रा से थक गए होंगे, बाहर ठंड है, कृपया अंदर आएं और बैठें। झांग वेनबिन ने लिन चुक्सिया की आंखों में आश्चर्य की झलक देखी और हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि किन यांग इतने सालों से पत्नी खोजने की जल्दी में नहीं है, उसके मानक काफी ऊंचे हैं। चुक्सिया, आपके रूप को देखते हुए हमें एंचेंग काउंटी में आपके जैसे बहुत से लोग नहीं मिले। जीजा जी, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। खूबसूरती की बात करें तो क्या आपके बगल में भी कोई नहीं है? मेरी सबसे बड़ी बहन किन परिवार के गांव में बहुत खूबसूरत है। लिन चुक्सिया कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। किन परिवार के सभी सदस्य बेहद आकर्षक थे। किन्हुआन अपने अंडाकार चेहरे, बड़ी आंखों, दोहरी पलकों और आकर्षक नैन नक्श के साथ उम्र के निशान भी उसकी सुंदरता को कम नहीं कर पाए। झांग वेनबिन ने सूखी हंसी दी और अपने बगल में खड़े किन्हुआन की ओर देखा। हाँ हाँ। कुछ सुखद बातचीत के बाद श्रीमती किन ने सभी को घर में आमंत्रित किया। लिन चुक्सिया ने किन्हुआन के बगल में खड़ी पतली छोटी लड़की को देखा। बच्ची को किन्हुआन का अच्छा रूप विरासत में मिला था और वह बहुत सुंदर थी, हालांकि थोड़ी कमजोर थी, शायद अपनी मां की तरह। उस समय उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता से चारों ओर देख रही थीं। जब उसकी नज़र लिन चुक्सिया से मिली तो लिन चुक्सिया ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी और उसकी ओर हाथ हिलाया। छोटी लड़की सहज रूप से किन्हुआन के पीछे छिप गई और अपनी मां के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। किन्हुआन ने उसकी हरकतें देखीं और उसे सामने लाकर किन्यांग और लिन चुक्सिया की ओर इशारा करते हुए कहा, निंग निंग, ये तुम्हारे छोटे चाचा और चाची हैं। तुम इनसे पहले भी मिल चुकी हो जब हम आखिरी बार दादी के घर गए थे। तब वे दूल्हा दुल्हन थे, क्या तुम्हें याद नहीं? आओ, नमस्ते करो। झांग निंग ने कुछ नहीं कहा, बस किन्हुआन के पीछे छिपती रही। किन्हुआन ने उसे वापस खींच लिया और आग्रह किया कि वह उनका अभिवादन करे। बच्ची को बहुत शर्मिला देखकर लिन चुक्सिया ने कहा, बड़ी बहन, उसे जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वह ज्यादा परिचित हो जाएगी तो निंग निंग स्वाभाविक रूप से हमें पुकारेगी। किन्हुआन ने अपने होंठ भींच लिए, वह थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। झांग वेनबिन ने पलटकर हल्के स्वर में कहा, मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। इतनी बड़ी बच्ची होने के बावजूद वह लोगों का अभिवादन भी नहीं कर सकती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झांग निंग फूट फूट कर रोने लगी। उसने किन्हुआन के कपड़े कसकर खींच लिए और जोर जोर से रोने लगी।
श्रीमती किन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने प्यारे पोते को गले लगा लिया तथा अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। तुम साल में बस कुछ ही बार आते हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निंगनिंग तुम्हारे सामने शर्मीली है। वह इतनी छोटी है, उसे क्या याद रहेगा? अगर उसे अभी याद भी है तो अगर तुम 1-2 साल तक नहीं आए तो वह फिर से भूल जाएगी। इस बार झांग वेनबिन ने सौहार्दपूर्ण ढंग से जवाब दिया, सास जी सही कह रही हैं। मैं जुआन जी से कहूंगा कि वह बच्चे को आपसे अक्सर मिलने के लिए लाए। अंदर श्री किन ने झांग वेनबिन को बैठने के लिए आमंत्रित किया, जबकि झांग गुइलान ने सभी को चाय परोसी। झांग वेनबिन ने किन्यान की ओर रुख किया और उनकी कार्य इकाई के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार में पड़ी उपलब्धियों का उल्लेख किया और पूछा कि क्या इसमें किन्यान की परियोजनाएं शामिल हैं। किन्यान ने कुछ भी नहीं छिपाया तथा झांग वेनबिन के किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया। ये सभी बातें समाचार पत्रों में छपी हैं, इनमें कुछ भी गोपनीय या अवर्णनीय नहीं है। पुरुष बातें कर रहे हैं जबकि महिलाएं दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में जा रही हैं, साथ ही कुछ निजी बातें भी कर रही हैं। आसपास कोई बाहरी व्यक्ति न होने के कारण श्रीमती किन अपनी बेटी को चिंता से भरे हृदय से देखती हैं। तुम इतनी पतली क्यों दिख रही हो? क्या तुम बीमार हो या झांग परिवार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है? माँ, नहीं, मैं झांग परिवार में ठीक हूँ। मुझे बस सर्दियों में जुकाम हो गया था, कुछ दिनों के लिए भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। नया साल आ गया है, मैं अच्छा खाऊंगी और जल्दी ही अपनी ताकत वापस पा लूंगी, किन हुआन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा। श्रीमती किन अभी भी चिंतित थीं, आपने पिछली बार भी यही कहा था। 6 महीने बीत चुके हैं और ठीक होने के बजाय आप और भी दुबले हो गए हैं। मुझे आपकी सेहत की चिंता है। मैं सोच रही थी, निंगनिंग बड़ी हो रही है और आप अभी भी जवान हैं, आप और वेनबिन एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपकी सास एक पोता चाहती हैं। ये सिर्फ उन्हें चुप कराने के लिए नहीं है, 2 बच्चे होने का मतलब है कि उन्हें एक दूसरे का साथ मिलेगा। लेकिन आपकी ऐसी सेहत के साथ आप बच्चे पैदा करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? श्रीमती किन और उनके साथी अब भी पुरानी मान्यताओं पर अड़े हुए हैं, बच्चों को पालना ताकि बुढ़ापा सुरक्षित रहे। यह जरूरी नहीं कि वे लड़कियों की बजाय लड़कों को ज्यादा तरजीह दें, लेकिन उनका मानना है कि बेटा होने का मतलब सुरक्षा है। किन्हुआन कुछ देर के लिए चौंका, फिर मुस्कुराया। माँ, और बच्चों के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि वेनबिन क्या करता है? अब वे परिवार नियोजन को बढ़ावा देते हैं और उसके जैसे लोगों को आदर्श बनने की जरूरत है। दूसरा बच्चा होने पर उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। ये सुनकर श्रीमती किन ने गहरी सांस ली। ओह, तुम्हें ये तब शुरू कर देना चाहिए था जब निंगनिंग 1 या 2 साल की थी। किन्हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया और लिन चुक्सिया यह नहीं बता सकी कि क्या यह उसकी धारणा थी, लेकिन किन्हुआन की मुस्कान कड़वी लग रही थी। छोटा जुआंगजून रसोई में भाग गया, वह निंगनिंग को खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था। निंगनिंग किन्हुआन के करीब रही, यहाँ तक कि लिटिल जुआंगजून के उत्साही निमंत्रण के बावजूद वह झिझक रही थी और बाहर जाना नहीं चाहती थी। श्रीमती किन ने फिर से अपना सिर हिलाया। निंगनिंग वाकई बहुत डरपोक है। तुम शहरी बच्चे हमेशा घर में ही बंद रहते हो और हिम्मत हार जाते हो। क्या निंगनिंग 5 साल की नहीं है? जियाओवू परिवार की नुनियू भी, जो उससे 2 साल छोटी है, इतनी साहसी है। उसे ज्यादा बंद मत करो, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहादुर होना अच्छा है। हाँ माँ, मैं समझ गया। दोपहर के भोजन के दौरान सभी लोग एक बड़ी मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए। पुरुष शराब पी रहे थे और महिलाएं अपना मुख्य भोजन खाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही थीं। लिन चुक्सिया ने कुछ मिनी शैंपेन और सोडा खरीदा। मिनी शैंपेन एक प्रकार की स्पार्कलिंग वाइन है जिसमें अल्कोहल की मात्रा वाइन के समान होती है, जिसका आनंद लिन चुक्सिया और झांग गुइलान दोनों ले सकते थे। जब इसे किन्हुआन को दिया गया तो उसने मना कर दिया। मैं वास्तव में इसे नहीं पी सकती, इससे मुझे चक्कर आता है। थोड़ा चक्कर आने में क्या हर्ज है? मुझे भी चक्कर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम खाना खाकर सो सकते हैं। इस बार जल्दी मत करना, कुछ दिन घर पर ही रहना। झांग गुइलान ने उसे गर्मजोशी से आमंत्रित किया, जिसे सुनकर श्रीमती किन ने भी उसकी ओर देखा। इस बार कुछ दिन घर पर ही रहो, यांग भी यहीं है और हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। अब श्रीमती किन के पास अपनी बेटी से बात करने के लिए बहुत कुछ था। परिवार कैसे अच्छा चल रहा था, और यद्यपि उनकी बेटी ने शादी कर ली थी और बाहर चली गई थी, फिर भी वह परिवार का हिस्सा बनी रही। उन्होंने अपनी बेटी से दूसरी बहू के व्यवसाय या बड़े बेटे और उसकी पत्नी की नौकरियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। और एक माँ होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसके अपने पूर्वाग्रह थे। परिवार अब अच्छा चल रहा था और चंद्र नव वर्ष के लिए ढेर सारा सामान खरीदा गया था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी घर पर कुछ अच्छा समय बिताए ताकि वह ताज़ा हो सके। ससुराल की जिंदगी मायके की आज़ादी से कभी तुलना नहीं कर सकती। अपनी बेटी को लगातार दुबली होते देख भला एक माँ का दिल कैसे न टूटे। किन्हुआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उसकी मुस्कान अभी भी कोमल थी। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। घर पर भी काम है और अगर मैं वापस नहीं जाती तो वेनबिन को यहाँ आना होगा। उसे नए साल के दौरान भी आना है।
ये हल करना आसान है। आपको वेनबिन के आने की ज़रूरत नहीं है, अपने बड़े भाई को आपको वापस ले जाने दें, झांग बुइलान ने सुझाव दिया। किन हुआन फिर मुस्कुराए, अपने चॉपस्टिक से कुछ पका हुआ खाना उठाया और विषय बदल दिया। भाभी, इसे चखो, मैंने पहले एक टुकड़ा खाया था, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अध्याय 178 चिकना। झांग बुइलान का जिक्र करते हुए उनका उत्साह बढ़ गया। अगर आपको इसका स्वाद पसंद है तो और खाए। यह मेरी भाभी ने बनाया है और हम अक्सर इसे घर पर खाते हैं। भाभी ने बनाया है? किन हुआन ने लिन चुक्सिया की ओर देखा। झांग बुइलान की आवाज़ काफ़ी तेज थी और झांग वेनबिन ने भी देखा। हमारी भाभी में भी ऐसे हुनर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि किन यांग, तुम भाग्यशाली हो। मैं सोच रहा था कि किस डेली ने यह स्वादिष्ट खाना बनाया है, मुझे यह एहसास नहीं था कि यह घर पर बनाया गया था। लिन चुक्सिया को शैंपेन पीते देख झांग वेनबिन ने अपना गिलास उठाया। लो, मैं भाभी के साथ एक गिलास पी लूंगा। जीजाजी ने तो अपना गिलास पहले ही पी लिया है, आप बेझिझक पी सकते हैं। उनके बगल में किन यांग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और लिन चुक्सिया भी एक पल के लिए रुक गया। झांग वेनबिन के लिए, जो लिन चुक्सिया से पहली बार भाई भाई के रूप में मिल रहे थे, यह इशारा कुछ अनुचित था। फिर भी अपना गिलास पकड़े हुए वह इस अनुचितता से अनजान लग रहा था और लिन चुक्सिया के लिए उसे सम्मान न देना अशिष्टता होगी। एक क्षण बाद उसने फिर से अपना गिलास उठाया। जीजाजी से पहली बार मिल रही हूं और नए साल की शुरुआत है, चलो साथ में पीते हैं। इस कदम के साथ सभी ने अपने गिलास उठाए और एक घूंट लिया। झांग वेनबिन ने वास्तव में एक ही बार में अपना गिलास खाली कर दिया। खाली गिलास लिन चुक्सिया को दिखाया और एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। लिन चुक्सिया ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ये सब नहीं देखा। झांग बुइलान पहले से ही किन हुआन के लिए सोडा भरवाने के लिए सोडा ले रही थी, जबकि लिन चुक्सिया ने भी शैंपेन की बोतल उठा ली और झांग बुइलान तथा उसके बाद अपने लिए भी भर ली। तभी झांग वेनबिन ने फिर कहा, मैं देख रहा हूं कि भाभी शराब तो बर्दाश्त कर सकती हैं, तो क्यों न एक शॉट सफ़ेद शराब पी ली जाए। वेनबिन, किन हुआन ने उसे बीच में ही टोका, तुम नशे में हो, बकवास बंद करो। वह शराब कैसे पी सकती है? कौन नशे में है? मैं तुमसे बेहतर अंदाज़ा लगा सकती हूँ। वह जीजाजी, चुक्सिया शराब नहीं पीता। किन यांग ने सख्ती से उसे बीच में ही टोक दिया। झांग वेनबिन ने किन यांग की ओर देखा, फिर हंसते हुए कहा, मैं तो बस भाभी के साथ मजाक कर रहा था, मेरा इरादा आप लोगों को डराने का नहीं था। लिन चुक्सिया ने अंततः अपनी प्रारंभिक भावना को समझा जब उसने पहली बार झांग वेनबिन को देखा। हालांकि उसने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षक नहीं लगा। अब उसे समझ आ गया था, झांग वेनबिन के बाहरी रूप रंग के बावजूद वह वास्तव में कुछ हद तक घटिया लग रहा था। सौभाग्यवश ये घटना शीघ्र ही समाप्त हो गई और भोजन भी सुचारू रूप से चला। श्रीमती किन की चौकस देखभाल में किन हुआन और लिटिल निंगनिंग ने काफ़ी खाया। रात के खाने के बाद सभी ने थोड़ी देर बातचीत की और झांग वेनबिन ने घर जाने का सुझाव दिया। वे सार्वजनिक बस से आए थे। शहर से एनचेन काउंटी तक बस दिन में केवल 2 बार चलती थी और यदि वे देर से आते तो वे बस से चूक जाते। श्रीमती किन अभी भी किन हुआन और निंगनिंग को कुछ दिनों के लिए घर पर रखना चाहती थीं। निंगनिंग, जो अब किन परिवार से परिचित थी, ने उत्सुकता से किन हुआन की ओर देखा जब दादी ने सुझाव दिया कि वे कुछ और दिन रुकें। किन हुआन ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ कहने से पहले ही झांग वेनबिन ने जल्दी से कहा, वे आपको यहाँ परेशान नहीं करेंगे सासू माँ। इसके अलावा अगर वे अकेले वापस चले गए तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अपने घर पर रहना किसी को परेशान नहीं करता। किन हान ने असहमति जताई, उन्हें रहने दो। जब उनका मन भर जाएगा तो मैं उन्हें वापस ले लूँगा। मेरे बड़े भाई को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झांग वेनबिन ने किन हुआन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है पत्नी। वसंत के आने के साथ उन्हें सब्जियों के पौधे रोपने शुरू कर देने चाहिए, है ना? वे सभी व्यस्त लोग हैं, हमें उनके जीवन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। किन हान और कुछ कहना चाहता था, लेकिन किन हुआन बोला, माँ, बड़े भाई, मैं नहीं रुकूंगा। वसंत महोत्सव के लिए घर पर कई रिश्तेदार हैं, बेहतर होगा कि हम वापस चले जाएं। मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलूंगा। इतना कहने के बाद श्रीमती किन के लिए यह आग्रह करना कठिन हो गया, तो थोड़ी देर बाद आओ और निंगनिंग को भी अपने साथ लेते आओ। मैं करूंगा माँ, मैं उन्हें बस स्टेशन तक ले जाऊंगा। उनके घर पर एक हाथ गाड़ी थी और किन हान गाड़ी को धकेलने के लिए चला गया। जब समूह दूर चला गया तभी श्रीमती किन ने धीमी सांस ली। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन शादी के बाद शायद ही कभी अपनी माँ के घर पर रहती है। अब जब वे शहर में आ गए हैं तो हम उन्हें साल में मुश्किल से 2 बार देख पाते हैं। झांग बुइलान ने दिलासा देते हुए कहा, माँ, जुआनजी अपने पति के साथ शहर में जिंदगी का मजा ले रही है। हमारे गांव में देखो किसकी किस्मत अच्छी है। उसने एक शहर के आदमी से शादी की और काम के लिए शहर भी चली गई। मैंने सुना है कि वह शहर हमारे काउंटी कस्बे से बहुत बड़ा है। बड़े होने से क्या फ़ायदा जब वे परिवार से इतनी दूर हैं। अगर उनके साथ बुरा व्यवहार होता तो हमें पता भी नहीं चलता। अब से हम उन्हें ज़्यादा बार लिखेंगे।
इसके अलावा शादी की मेहरबानी बूढ़ी श्रीमती झांग ने की थी, इसलिए वे जुआनजी के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। किन हान और उसके भाई झांग वेनबिन को बख्शने को तैयार नहीं होंगे। झांग बुइलान ने श्रीमती किन को सहारा देते हुए वापस लौटते हुए उन्हें सांत्वना देना जारी रखा। जैसे ही लिन चुक्सिया वापस जाने वाली थी, उसने दूरी पर एक परिचित आकृति देखी। लिन जियादोंग ने अपनी दूसरी बहन को देखा और अपनी साइकिल उसकी ओर बढ़ाने लगा। दूसरी बहन, जीजा जी, आप यहाँ क्यों आए थे? माँ ने मुझसे पूछा था कि तुम घर क्यों नहीं आए। पता चला कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आए थे। वह ठीक उसी समय पहुंचा जब किन परिवार किन हुआन और उसके परिवार को विदा कर रहा था। माँ, सच में इतनी जल्दी क्या है, इतनी ठंड में मुझे यहाँ लाने के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नए साल के दौरान खाली हाथ जाना, भले ही वह उसकी दूसरी बहन का घर था, लिन जियादोंग को शर्मिंदा महसूस हुआ। संदेश देने के बाद लिन जियादोंग मुड़ा और चला गया। मैं पहले वापस जाऊंगा, कल घर आने के बारे में सोचो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिन चुक्सिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरा व्यक्ति पहले ही झुककर कुछ 100 मीटर दूर साइकिल चला गया था। किन यांग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। उन्होंने ये भी देखा कि उनकी पत्नी अपने मायके जाने को इच्छुक नहीं थी। लिन के घर के तथाकथित रिश्तेदारों को ध्यान में रखते हुए, यदि उसकी पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं। इस युग में किसी के लिए प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पत्नी के कार्यों के लिए। व्यापारी विश्वसनीयता को महत्व देते हैं, और जो व्यक्ति पारिवारिक संबंधों के प्रति भी उदासीन होता है, उसके लिए साझेदारों का विश्वास जीतना कठिन होता है। यदि आप घनिष्ठ पारिवारिक संबंध भी नहीं बनाए रख सकते, तो दूसरे लोग आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जहां तक इस बात का सवाल है कि इसमें किसकी गलती है, अन्य लोग शायद ही इस पर गौर करेंगे। अधिक से अधिक वे यही कहेंगे कि पारिवारिक संबंधों को खराब तरीके से प्रबंधित करना व्यक्ति की सीमित क्षमताओं को दर्शाता है। वह अपनी पत्नी की स्थिति को समझता था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। लिन चुक्सिया किन यांग के रुख को महसूस कर सकती थी और उसने अपना सिर हिलाया। ... अगले दिन किन यांग और लिन चुक्सिया दाकिंग पर्वतीय गांव वापस चले गए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, मिस्टर लिन और मदर लिन उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। विशेष रूप से मदर लिन, जिन्होंने ऐसा उत्साह दिखाया जैसा लिन चुक्सिया ने अपने 2 जीवनकालों में नहीं देखा था। उन्हें लगा कि वह गलत घर में आ गई हैं। आज ही क्यों? तुम्हारी बड़ी बहन कल आई थी। हम बस यही चाहते थे कि तुम दोनों बहनें एक अच्छा दिन साथ बिताओ। ये जानते हुए कि तुम आ जाओगे, वह गई नहीं और कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मदर लिन ने लिन चुक्सिया का हाथ पकड़ लिया। गर्म स्पर्श ने उसे असहज कर दिया, जिससे वह सहज रूप से दूर हो गई। मदर लिन ने अपनी आंखों में नाराजगी की एक चमक के साथ उसके हाथ की ओर देखा, जो क्षणिक होने पर भी लिन चुक्सिया की नज़र से बच नहीं पाए। उसके मन में उपहास हुआ, सचमुच यह उसकी असली माँ थी। ये जानते हुए कि लिन जियाई यहाँ थी, उसकी माँ की ये हरकतें आश्चर्यजनक नहीं थीं। सच में, क्या तुम वसंतोत्सव के दौरान अपने मायके जाने के शिष्टाचार को नहीं समझती? तुम्हारे जीजा भी यहाँ हैं, तुमने उन्हें भी साथ लाने के बारे में नहीं सोचा और अपने भाई के आने का इंतजार किया। ये बहुत ही नासमझी है और तुम्हारे जीजा को भी इस शर्मिंदगी का गवाह बनना पड़ा। श्री लिन ने भी बात की। उनका स्वर मदर लिन की तुलना में काफ़ी कम दिखावटी था। अध्याय 179, जीजाजी को बहकाना। लिन चुक्सिया मुस्कुराए और माँ लिन की ओर देखा। पिताजी, क्या माँ ने मुझे यह नहीं बताया था कि अगर ज़रूरी न हो तो घर बार बार मत आना? क्या आप भूल गए हैं कि उन्होंने मध्य शरद ऋतु उत्सव के दौरान क्या कहा था? मैं तो बस माँ की बात मान रही हूँ। श्री लिन का चेहरा कठोर हो गया और उन्हें मदर लिन द्वारा मध्य शरद उत्सव के दौरान कहे गए शब्द भी याद आ गए। उन्होंने उन्हें गहरी निगाहों से देखा। मदर लिन सहज रूप से इस अवज्ञाकारी बेटी को दंडित करना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बड़ी बेटी के निर्देश याद थे, इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, देखो बच्चे, क्या तुम माँ की हर बात दिल से मानते हो? ये तुम्हारा घर है और तुम जब चाहो वापस आ सकते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? लिन चुक्सिया ने और कुछ नहीं कहा। यदि वे मुखौटे पहनना चाहते हैं तो पहनने दें, उसे शांति मिलेगी। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने मास्क कुछ समय तक पहने रहेंगे। बेहतर होगा कि उन्हें न उतारा जाए। घर के अंदर लिन जियाए एक कुर्सी पर बैठी थी और उसके दोनों हाथ उसके पेट के निचले हिस्से पर टिके हुए थे। यद्यपि अभी तक उसका पेट दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसने अपना पेट बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिससे वह गर्भवती लग रही थी। लिन चुक्सिया के बगल में किन यांग को देखकर लिन जियाए एक पल के लिए चौंक गई। उसकी नज़र उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। उन्होंने याद किया कि उनकी मां ने बताया था कि किन यांग घायल हाथ के कारण घर पर थे और संभवतः विकलांग थे, इसलिए उनके कार्यस्थल ने उन्हें घर जाने की सलाह दी थी। लेकिन अब उसकी भुजाएं सामान्य रूप से उसकी बगल में लटकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि जब वे गेट के अंदर दाखिल हुए तो वही साइकिल को धक्का दे रहा था। क्या उसका हाथ ठीक हो गया? यदि वह ठीक हो गया था और फिर भी वह काम पर नहीं आया, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया होगा।
बिना ज्यादा सोचे समझे उसने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन, आप आखिरकार आ ही गईं। मैं पूरे दिन आपका इंतजार करती रही। माँ लिन ने लिन चुक्सिया को आगे बढ़ाया, तुम्हारी बड़ी बहन लगातार तुम्हारे बारे में बात कर रही है। तुम दोनों बहनें एक साथ बैठो और अच्छी बातचीत करो। लिन चुक्सिया लिन जियाई की गौर से देखने वाली नज़रों से बच नहीं पाए। कमरे में नज़र दौड़ाने के बाद सिर्फ लिन जियाई को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराई, क्या आज तुम्हारे पति यहाँ नहीं हैं? उसे बिना खुद से बात किए और सीधे ली गुआंगयुवान के बारे में पूछे बिना कमरे में प्रवेश करते देख लिन जियाई की आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी। हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी, लेकिन हालांकि इस जीवन काल में ये दोनों कभी पति पत्नी नहीं थे, लिन जियाई को हमेशा लगता था कि ली गुआंगयुवान लिन चुक्सिया के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। कैसी नीच औरत है, अपने पति के होते हुए भी अपने देवर को बहकाने के बारे में सोच रही है। गुआंगयुआन कल यहाँ था, वह मेरे साथ मेरे माता पिता के घर आया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोई बात नहीं। जियादोंग, शियाओकिंगशान गांव जाओ और अपने बड़े बहनोई को दोपहर के भोजन के लिए बुलाओ, लिन चुक्सिया ने सीधे कहा। कोई ज़रूरत नहीं है। लिन जियाई अचानक खड़ी हो गई, फिर सोचा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रही है, फिर से मुस्कुराई, आपके बड़े जीजा कल यहाँ थे, उन्हें फिर से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन यान को नहीं पता था कि लिन चुक्सिया ली गुआंगयुआन को क्यों बुलाना चाहता था, लेकिन इसने उसे बोलने से नहीं रोका। बड़े जीजाजी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बस बात करनी थी। बड़ी बहन, क्या आप आना नहीं चाहती? किन यान की गहरी ठंडी आंखों का सामना करते हुए लिन जियाई को अजीब तरह से डर लगा। उसने जीवन भर इन आंखों को देखा था, जीवन भर इनसे डरती रही थी। विशेषकर उन वर्षों के दौरान जब उसने इस आदमी को धोखा दिया था, हर बार जब वह उसे उन आंखों से देखता था तो ऐसा लगता था जैसे उन आंखों ने उसकी हड्डियों तक देखा हो और कोई भी गंदा काम उसकी नज़र से छिपा नहीं सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मदर लिन ने भी ली गुआंगयुआन को बुलाना उचित समझा, क्योंकि इससे ली गुआंगयुआन को किन परिवार के साथ अधिक बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं होगा, जो काफ़ी प्रभावशाली थे। लिन जियादोंग की ओर इशारा करते हुए, जो अभी भी स्तब्ध था, तुम क्यों स्तब्ध हो रहे हो? जाओ अपने बहनोई को बुलाओ, उसे बताओ कि तुम्हारा दूसरा बहनोई यहाँ है। लिन जियादोंग ने स्वीकार किया और जल्दी से बाहर चला गया। मदर लिन मुस्कुराईं और उन्होंने किन्यांग और मिस्टर लिन को अंदर बातचीत करने और पानी पीने के लिए कहा, जबकि वह लिन जियाई और सिस्टर चुक्सिया के साथ भोजन तैयार करने चली गईं। रसोई में मदर लिन ने सबसे पहले लिन चुक्सिया से पूछा कि किन्यांग काम पर क्यों नहीं गया। उनकी सबसे बड़ी बेटी के अनुसार किन्यांग का कार्यस्थल बहुत व्यस्त था, यहाँ तक कि वसंत महोत्सव के दौरान भी वह अधिकतम 1 या 2 दिन ही घर पर रहते थे। लिन जियाई ने भी देखा, उसकी आंखें एक धुंधली उम्मीद से भरी थीं। लिन चुक्सिया ने उदासीनता से कहा, वह कुछ दिनों में चला जाएगा। क्या माँ ने नहीं कहा कि उसके हाथ में चोट लग गई है? वह इतने लंबे समय से घर पर है, क्या उसके कार्यस्थल को अब भी उसकी ज़रूरत है? लिन जियाई खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। लिन चुक्सिया ने उसकी ओर देखा, बड़ी बहन, आप क्या कह रही हैं? किन्यान काम करते समय घायल हो गया था, कार्यस्थल उसे न चाहने के बजाय उसे पुरस्कृत करेगा। घर पर उसका आराम भी कार्यस्थल द्वारा अनुमोदित था, अब जब उसकी चोट ठीक हो गई है तो स्वाभाविक रूप से उसे काम पर लौटने की आवश्यकता है। क्या उसे कार्यस्थल से विकलांग बनाकर नौकरी से नहीं निकाल दिया गया है? बस घर पर आराम कर रहे हैं और इनाम भी मिल रहा है। लिन जियाई का चेहरा खराब होते देख मदर लिन ने तुरंत हस्तक्षेप किया, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी परवाह करती है, अगर तुम लोग अच्छा कर रहे हो तो वह भी खुश है। इसी तरह अगर वे अच्छा कर रहे हैं तो तुम भी खुश होगे, है ना? बेशक, मैं आशा करती हूँ कि मेरी बड़ी बहन और उसके पति का वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय हो। इससे पता चलता है कि तुम वाकई बड़े हो गए हो और समझदार हो गए हो, मदर लिन ने राहत भरी आवाज़ में कहा। अब तुम्हारी बड़ी बहन गर्भवती है, इसलिए वह खाने को लेकर बहुत ज़्यादा नखरेबाज हो गई है। उसने कल मुझे बताया भी था कि उसे तुम्हारी बन शॉप का बना खाना बहुत पसंद है। ये कहना आसान है। जैसे ही लिन चुक्सिया ने बात की, माँ और बेटी दोनों ने खुशी से उसकी ओर देखा। फिर उसने अपनी बात का दूसरा भाग जारी रखा, चूंकि बड़ी बहन को ये पसंद है तो मेरे जीजाजी को और खरीदने दो। मैंने सुना है कि उन्होंने व्यापार में काफ़ी पैसा कमाया है, इसलिए उन्हें मेरी बड़ी बहन के लिए थोड़ा ज़्यादा खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार उनके लिए परिवार का पोता भी उनके गर्भ में है। लिन जियाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा है और वह अधिक असहज हो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि लिन चुक्सिया कब इतना तीखा बोलने वाला हो गया, और वह नहीं जानती थी कि क्या ये जानबूझकर किया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर शब्द ठीक उसी जगह पर चोट कर रहा था जहां चोट लगी थी। ये सुनकर मदर लिन भी दुखी हो गईं, बच्ची, हम सब यहाँ एक परिवार हैं, क्या तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारा खाना खाने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए? और यह मत कहना कि बन शॉप किन परिवार की है, अब तुम भी किन परिवार का हिस्सा हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस मामले को संभाल नहीं सकती, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीज़ें मायके ले जानी हैं।
बाद में तुम अपनी बड़ी बहन को मसालेदार खाना बनाना सिखा सकती हो। एक बार जब वह सीख जाएगी तो क्या उसे इसे खरीदने के लिए अभी भी काउंटी जाने की ज़रूरत है? ज़रूर, मसालेदार खाना बनाना आसान है, लिन चुक्सिया ने उदारता से जवाब दिया। हालांकि लिन जियाई अधिक सतर्क थी। मैंने सुना है कि बन शॉप के मसालेदार भोजन का एक गुप्त नुस्खा है, क्या आप उस गुप्त नुस्खे को साझा करने के लिए तैयार हैं? लिन चुक्सिया आश्चर्यचकित होकर बोली, बड़ी बहन, क्या आप सिर्फ मसालेदार खाना ही नहीं खाना चाहती? आपको किसी गुप्त नुस्खे की क्या ज़रूरत है? मुझे तो मसालेदार खाने के लिए किन परिवार का गुप्त नुस्खा भी नहीं पता। ये सुनकर मदर लिन को पता चल गया कि वह फिर से इस चालाक लड़की द्वारा धोखा खा गई है और अब वह उसके चक्कर में नहीं पड़ी। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन भी मसालेदार भोजन बेचने का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। चिंता मत करो, वे इसे केवल इसी गांव में करेंगे और निश्चित रूप से काउंटी में तुम्हारी बिक्री के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अब तुम किन परिवार की बहू हो और तुम दुकान का काम संभालोगी, गुप्त नुस्खा प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मदर लिन के गुस्से वाले चेहरे और लिन जियाई की ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए ये वह परिवार था जिसे लिन चुक्सिया जानता था। ये सारी गोलमोल बातें और अभिनय सिर्फ मसालेदार भोजन का गुप्त नुस्खा पाने के लिए हैं। लेकिन अभिनय अभी भी घटिया था। अगर बड़ी बहन मसालेदार भोजन की रेसिपी चाहती है तो ये देखते हुए कि हम रिश्तेदार हैं, मैं भाई को इसके बारे में बता सकती हूँ। लेकिन नए साल से पहले एक फूड फैक्ट्री ने मसालेदार भोजन के लिए किन परिवार की रेसिपी मांगी और बदले में 3 स्थायी नौकरी की पेशकश की, तब भी भाई सहमत नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि बड़ी बहन ने बदले में क्या पेशकश की है। अध्याय 180, गुप्त नुस्खा सामने लाओ। ये सुनकर माँ लिन अपनी बड़ी बेटी की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। लेकिन लिन जियाई को यकीन नहीं था कि वो राज किन्हान का था। अगर उसके पास सच में राज किन्हान के पास होता तो क्या उसे अपना पूरा पिछला जीवन खेती करने की ज़रूरत पड़ती? तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, लिन चुक्सिया। क्या तुम्हें लगता है कि किन परिवार में शादी करने के बाद तुम्हारे पंख हो गए हैं और अब तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती? हमें 3 स्थायी नौकरियों की धमकी दे रही हो। तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? अगर तुमने आज नुस्खा नहीं दिया तो ये तुम्हारे लिए अन्याय होगा। माँ लिन को भी 3 स्थायी नौकरियों के विचार की मूर्खता का एहसास हुआ। आखिरकार ये स्थायी नौकरियां थीं। अगर सचमुच ऐसे 3 पद होते तो क्या वे इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते? अरे कृतघ्न लड़की, मुझसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बहन की बात मान और राज का नुस्खा बता, वरना जब तेरी बदनामी हो जाएगी तो देखते हैं तू किन परिवार में कैसे टिक पाती है। मैं तेरी बन की दुकान का धंधा भी बर्बाद कर सकती हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पड़ोसियों ने मेरे घर में बिताए सालों के दौरान सब कुछ देखा है। हम उन्हें और गांव के मुखिया को बुलाकर ये तय कर सकते हैं कि कौन पितृभक्ति कर रहा है, मैं या माँ बेवजह परेशानी खड़ी कर रही हैं। या शायद हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि आखिर मैंने किन परिवार में शादी कैसे की। खिड़की से बाहर देखते हुए लिन चुक्सिया के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसकी निगाह का अनुसरण करते हुए मदर लिन और उनकी बेटी ने ली गुआंगयुवान को लिन जियादोंग के साथ अंदर आते देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ली परिवार को ये जानकर अफसोस होगा कि मैं कितना सक्षम हूँ। लिन चुक्सिया, लिन जियाई ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर तुम राज बताना नहीं चाहती तो दुल्हन बदलने की बात क्यों उठा रही हो? अब जब मैं ली गुआंगयुवान के बच्चे को गर्भ में रख रही हूँ तो तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, ली गुआंगयुवान मेरे पति हैं। तुम्हारे मन में जो भी गलत विचार हो उन्हें निकाल दो। उसके शब्दों के बावजूद उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह हमेशा से जानती थी कि लिन चुक्सिया उससे अधिक सुंदर है, उसका स्वभाव बेहतर है और अब वह सक्षम भी है। क्या ली गुआंगयुवान को दुल्हन बदलने के पीछे की सच्चाई जाननी चाहिए? लिन जियाई ने इस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया था कि बूढ़ी श्रीमती ली का असंतोष बढ़ रहा है और यहाँ तक कि ली गुआंगयुवान भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ये सब किन परिवार की बन शॉप की वजह से हुआ। अगर लिन चुक्सिया ने पके हुए खाने की गुप्त विधि बता दी तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं बताई तो इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। उसे तो ये भी लगा कि वह ये बात किसी को नहीं बता सकती कि पके हुए खाने की गुप्त विधि लिन चुक्सिया की है। बन शॉप और उसकी गुप्त विधि सिर्फ किन परिवार की हो सकती है? माँ लिन को भी एहसास हुआ कि ली परिवार में उनकी बड़ी बेटी की स्थिति कितनी कठिन हो सकती है और उन्होंने अप्रसन्न चेहरे से लिन चुक्सिया को देखा। मैंने सचमुच एक कृतघ्न भेड़िया पाला है। तुम निर्दयी प्राणी हो, तुम अपनी बड़ी बहन को अच्छा करते हुए नहीं देख सकते, है ना? माँ, आप तो उल्टा ही समझ रही हैं। मुझे लगता है कि आप और बड़ी बहन मुझे अच्छा होते हुए नहीं देख सकती। जब आपने किन परिवार से 300 युआन दहेज मांगा था तब क्या आपने मेरी स्थिति के बारे में सोचा था? फिर जब आपको पता चला कि किन परिवार ने रोटी की दुकान खोली है तो आपने मुझसे फिर से 300 युआन मांगे और मुझ पर घर से चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। अब आप चाहती हैं कि मैं किन परिवार को धोखा दूं और बड़ी बहन को गुप्त नुस्खा बता दूं।
क्या आपने इन सब के बाद किन परिवार में मेरी स्थिति के बारे में सोचा है? लिन चुक्सिया ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सब्जियां जमीन पर फेंक दी और अपने हाथों से धूल झाड़ ली। मुझे लगता है कि मध्य शरद ऋतु उत्सव के दौरान माँ ने जो कहा था वह दिल से निकला था। आप सचमुच नहीं चाहते कि मैं इस घर में वापस आऊं? चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं भी यहाँ आपकी आंखों में खटकना नहीं चाहती। ये कहकर वह सीधे मुख्य कमरे में गई और किन्यांग को बुलाया। उसकी परेशानी भरी अभिव्यक्ति देखकर किन्यांग ने अपना कप नीचे रख दिया और उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो घर चलें। केवल इन 4 शब्दों के साथ किन्यांग ने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने लिन चुक्सिया का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। वेली गुआंगयुवान, लिन जियादोंग, मदर लिन और लिन जियाई से टकरा गए जो घर में प्रवेश करने ही वाले थे। लिन चुक्सिया को सचमुच जाते हुए देखकर मदर लिन खुद को रोक नहीं पाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, जाओ, चले जाओ और कभी वापस मत आना। अगर किन परिवार ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम्हारे माता पिता का घर तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। मैं तो बस एक कृतघ्न भेड़िए को पालने पर विचार करूंगी। लिन चुक्सिया कुछ कह पाती उससे पहले ही किन्यांग बोल पड़ी, सास, चिंता मत करो, किन परिवार जियाक्सिया को कोई शिकायत नहीं होने देगा। लेकिन जहां तक आपके परिवार की बात है। उसकी निगाहें वहां उपस्थित लिन परिवार के प्रत्येक सदस्य पर ठंडी पड़ गईं और उनमें से प्रत्येक ने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ठंडी सिसकारी के साथ उसने आगे कहा, मैं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी को यहाँ वाकई बहुत सारी शिकायतें झेलनी पड़ी हैं। फिर भी मैं अपने ससुर और सास को सलाह देता हूं कि वे अपने कामों को सोच समझकर करें। जियाक्सिया न सिर्फ आपकी बेटी है बल्कि मेरी पत्नी भी है। हालांकि मैं घर से दूर काम करता हूं, फिर भी मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा कोई दिन भी आए, चाहे वह कोई भी हो, मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस इंतजार करके देखिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मदर लिन से हर उठीं। ली गुआंगयुवान और लिन जियादोंग दोनों ही हैरान दिखे। विशेष रूप से ली गुआंगयुवान, जिसने ये सुनकर कि उसका साला आ रहा है, गर्व की भावना के साथ उसे बुलाया था। उनके बहनोई उनसे अलग थे, एक शिक्षित इंजीनियर जो उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उसने इस अवसर के लिए स्वयं को अच्छी तरह तैयार कर लिया था तथा पूरे रास्ते ये सोचता रहा कि अपने बहनोई से कैसे बातचीत करे ताकि वह सभ्य दिखाई दे। अब स्थिति को देखते हुए वह एक तरफ खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लिन जियादोंग ने तुरंत कहा, दूसरी बहन, जीजाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? किन्यांग को लिन चुक्सिया के लिए खड़ा देखकर, विशेष रूप से उनकी आपस में जुड़ी हुई उंगलियों को देखकर, लिन जियाई की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। अपने पिछले जीवन में उसने उसके प्रति पुत्रवत कर्तव्यों का पालन किया था और उसके नाजायज बच्चे की देखभाल की थी, जबकि उसके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। यदि वह उसके प्रति इतना उदासीन न होता तो वह कमीना उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस कैसे कर पाता? ये कहा जा सकता है कि उसके पिछले जीवन में उसकी सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं किन्यांग की उदासीनता के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस जीवन में उसने लिन चुक्सिया की शादी को हड़प लिया और उसे किन्यांग की ओर धकेल दिया। इसका कारण लिन चुक्सिया को उपेक्षित होने, एक खाली कमरे में अकेले रहने, बिना प्यार और बिना देखभाल के कड़वाहट का स्वाद चखने देना था। किन्यांग अचानक क्यों बदल गया था? क्या ये सब लिन चुक्सिया के चेहरे की वजह से था जो पुरुषों को आकर्षित कर सकता था? वह अचानक किन्यांग की बाह की ओर बढ़ी। किन्यांग, क्या तुम्हें एहसास है कि शायद तुम्हारे हाथ को काटने की जरूरत ही नहीं थी? किन्यांग ने घृणा से लिन जियाई का हाथ झटक दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन जियाई ने विषैलेपन से कहा, मेरा मतलब यह है कि शायद किसी ने आपके खिलाफ साजिश रची है, जिसके कारण आपका हाथ खराब हो गया है और आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ऐसा कहने के बाद उसने लिन चुक्सिया की ओर एक इशारा भरी नज़र भी डाली। अपने पिछले जीवन में वह अच्छी तरह से जानती थी कि किन्यांग कभी घायल नहीं हुआ था। इस जीवन में चोट ज्यादातर लिन चुक्सिया द्वारा उससे शादी करने के कारण हुई कुछ श्रृंखला प्रतिक्रिया के कारण थी। किन्यांग की घृणा स्पष्ट थी। यदि आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है तो बेहतर होगा कि आप इसका इलाज जल्द से जल्द करवा लें। ऐसा कहकर किन्यांग बिना पीछे देखे चला गया। लिन जियाई ने उस आदमी के गर्वित रूप को देखा। उसकी आंखों में उस नज़र से वह बहुत आहत हुई। यही वह नज़र थी जो उन्होंने जीवन भर उसे दी, मानो वह कोई कूड़ा कचरा हो या कोई मानसिक रोगी हो। उसने उसके लिए एक खाली बिस्तर रखा, उसके नाजायज बच्चे का पालन पोषण किया और फिर भी वह उसे नीची नज़रों से देखता था। जियाई, आखिर क्या हो रहा है? ये देखकर कि वह आदमी चला गया है, ली गुआंगयुवान ने अंततः पूछा। मदर लिंग गुस्से से पागल हो गईं और सामने के गेट की ओर इशारा करते हुए चिल्लाईं, इस लड़की के पंख सचमुच उगाए हैं। मुझे इसकी शादी किन परिवार में कभी नहीं करनी चाहिए थी। अब इसे देखो, क्या यह मुझे अपनी माँ भी मानती है? ली गुआंगयुवान ने अचानक अपना सिर घुमाया। किसी कारणवश मदर लिन की बातें सुनकर उसके सीने में गर्मी की लहर दौड़ गई। उसने दूर खड़े उस दुबले पतले सीधे खड़े व्यक्ति की ओर देखा जो बहुत लचीला था। अगर उसकी पत्नी ऐसी होती,
अध्याय 181। इस दुनिया में चुकाने के लिए सबसे कठिन ऋण कृतज्ञता का ऋण है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, लिन जियाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घर की ओर खींचने लगी। हालांकि ये शब्द मदर लिन के लिए थे। माँ, आप बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की हैं, इसलिए आपने अपनी बेटी को अपने सिर पर थूकने दिया। मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी इज्जत की परवाह है। जो बेटी अपने ही माता पिता के प्रति अनादरपूर्ण है, वह अपने ससुराल वालों के साथ कैसा व्यवहार कर सकती है? अगर किन यांग उसकी रक्षा भी करती है तो भी वह सिर्फ किन यांग ही है। लिन चुक्सिया को अभी भी किन परिवार के साथ रहना है। ये कथन मदर लिन के लिए तो था ही, साथ ही ली गुआंगयुवान के लिए भी था। ऐसा मत सोचिए कि जब मदर लिन ने ये शब्द कहे तो उसने ली गुआंगयुवान की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। इससे उनमें संकट की भावना भी बढ़ती हुई महसूस हुई। लिन चुक्सिया से पके हुए भोजन की गुप्त विधि जानने का मुख्य कारण ये था कि हाल ही में उसे ली परिवार में जीवन काफी कठिन लग रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन जब से बूढ़ी श्रीमती ली ने वे अनुचित टिप्पणियां की थीं, उसे लगता रहा कि ली गुआंगयुवान की भी उसके बारे में राय थी। उसे डर था कि ली गुआंगयुवान भी ऐसा ही सोचेगा और उसकी उपेक्षा करने लगेगा। पिछले जीवन में उसकी उपेक्षा बहुत हो चुकी थी और वह दोबारा उस तरह नहीं जीना चाहती थी। यदि उनके पास पके हुए भोजन का गुप्त नुस्खा होता तो वे बड़ा व्यवसाय कर सकते थे और ली गुआंगयुवान निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करता। किसने सोचा होगा, उनमें से हर एक बेरहम दुष्ट है। मदर लिन ने अपनी जांघ थपथपाए और बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या तुमने उस घटिया लड़की की बातें नहीं सुनी? वो चाहती है कि पड़ोसी और गांव का मुखिया गवाही दे। पड़ोसी तो संभाले जा सकते हैं, लेकिन गांव का मुखिया, वो सुन लानलान का पिता है। उसके दोनों बच्चे किन परिवार में काम करते हैं और तनख्वाह पाते हैं? क्या वो हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है? अगर हम गांव के मुखिया को नाराज कर दें तो क्या हम फिर भी इस गांव में रह पाएंगे? उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वे मूर्खता बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिन जियाई को अंदर ही अंदर झुंझलाहट महसूस हुई और उसने उन्हें निकम्मा कहकर कोसा। हालांकि आगे सोचने पर पता चला कि चंद्र नव वर्ष बीत चुका था और उसके पिछले जीवन में जो हुआ था उसके अनुसार चंद्र वर्ष का पहला महीना समाप्त होते ही किन यांग की नाजायज संतान दस्तक देने आएगी। ये सोचकर लिन जियाई का मूड अचानक सुधर गया। वह देखना चाहती थी कि एक बार किन यांग उस कमीने को वापस ले आए तो लिन चुक्सिया अभी भी इतना घमंडी कैसे हो सकता है। क्या उसे नहीं लगता इतनी अच्छी संभावनाओं वाला किन यांग 25 साल का होकर भी अविवाहित क्यों है? अगर वह पहले से ही बाहर अपने बेटे की देखभाल कर रहा है तो वह जीवनसाथी की तलाश कैसे कर सकता है? वह बस ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि किन यांग उस नाजायज बच्चे को वापस लाएगी या नहीं, और क्या लिन चुक्सिया अभी भी इतना आत्मसंतुष्ट हो सकता है। दूसरी ओर किन यांग और लिन चुक्सिया ने गांव से बाहर निकलने तक चलना बंद नहीं किया, इससे पहले कि वह पूछता, क्या आप ठीक हैं? लिन चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर किन यांग को अंदर से एक अप्रिय अनुभूति हुई। आसपास कोई और न होने का फायदा उठाते हुए उसने एक पल के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो आना कम कर दो। अगर वे तुम्हें फिर ढूंढने आएं तो कह देना कि यह मेरा फैसला है, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं आने दूंगा। इस तरह से वह किसी भी बुरी प्रतिष्ठा को सहन कर लेगा। लिन चुक्सिया को पता था कि किन यांग का इरादा अच्छा था और उसने मना नहीं किया, ठीक है। लेकिन आज की बातचीत का मतलब ये होना चाहिए कि लिन परिवार शांत हो जाएगा। हालांकि उसे लिन परिवार की हरकतों की परवाह नहीं थी, फिर भी संभावित समस्याओं को मिटाना था। वास्तव में इन लोगों पर ऊर्जा खर्च करना उचित नहीं था। वसंत महोत्सव समाप्त होने के बाद सभी प्रकार की चीजों में व्यस्त होने का समय आ गया। बन की दुकान 8वें दिन खुलने वाली थी और 5वें दिन पोवो उत्सव के लिए पकौड़ी खाने के बाद लिन चुक्सिया और किन यांग ने जियांग फूड फैक्ट्री के शुभारंभ पर चर्चा करने के लिए गांव के मुखिया से मुलाकात की। चून की कारखाना गांव में ही बनाया जाना था, इसलिए इन दिनों निर्माण कार्य में अक्सर स्थानीय समुदाय की मदद शामिल होती थी और हर गांव में ईंट बनाने और बधाईगिरी में कुशल कारीगर होते थे। यदि वे गांव के मुखिया को कार्यभार सौंप सके तो निश्चित रूप से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त होगा। गांव का मुखिया कुछ समय से इस मामले के बारे में सोच रहा था और सच कहें तो वह लिन चुक्सिया से भी ज्यादा चिंतित था, खासकर अपनी बेटी से ये सुनने के बाद कि उनकी फूड फैक्ट्री में बहुत काम है और साल के अंत में उसे बहुत अधिक वेतन मिलता है। यदि खाद्य कारखाना बन जाता है तो किन परिवार गांव को आरामदायक जीवन स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो फिर पूरे गांव को खुशहाल जीवन की ओर ले जाने वाले गांव के मुखिया के रूप में क्या उन्हें आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद नहीं किया जाएगा? इन दिनों वह फूड फैक्ट्री का सपना देख रहा है। इसलिए जब लिन चुक्सिया उनके पास प्रस्ताव लेकर आए तो गांव के मुखिया ने तुरंत सहमति दे दी। इसे मुझ पर छोड़ दो। मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह की फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए। मुझे एक मोटा मोटा अंदाज़ा दो और अगर तुम्हें चिंता हो तो तुम किन परिवार के सबसे बड़े बेटे को मेरे पीछे आने दे सकते हो।
लिन चुक्सिया वास्तव में कारखाने के निर्माण की निगरानी के लिए हमेशा मौजूद नहीं रह सकते और सू वेनसोंग से ऐसा करने के लिए कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। हालांकि परिवार ने आने से पहले इस पर चर्चा की थी और श्री किन ने निर्माण स्थल की देखरेख करने की पेशकश की थी। बूढ़ा आदमी अब स्वस्थ है और हमेशा अपने बच्चों की मदद करना चाहता था। वह दुकान में ज्यादा मदद नहीं कर पाता था और आखिरकार उसे एक मौका मिल ही गया। तो ये तय हो गया, गांव के मुखिया और श्री किन सू वेनसोंग की सहायता से कार्यभार संभालेंगे। जब समय आएगा हमें आपकी मदद की और ज़रूरत पड़ेगी। हम मजदूरों को बाजार की मौजूदा दरों के हिसाब से भुगतान करेंगे, लिन चुक्सिया ने विनम्रता से कहा। गांव के मुखिया ने उदारता से हाथ हिलाते हुए कहा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गांव में कोई घर बनाता है तो बाकी सब बिना किसी पैसे की उम्मीद के उसमें हाथ बटाते हैं। हम बस खाना और सिगरेट का इंतज़ाम कर देंगे, बस। हालांकि लिन चुक्सिया इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी। सबकी मदद आपसी मदद होती है और लिन चुक्सिया के मामले में सिर्फ बाकी सब ही उसकी मदद के लिए आएंगे, जबकि जब दूसरे लोग अपना घर बना रहे होंगे तो वह बदले में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा फैक्ट्री बनाना घर बनाने जैसा नहीं है। एक सामान्य परिवार का घर 3 से 5 दिन में बन जाता है, लेकिन उनकी फैक्ट्री, जो काफ़ी बड़ी है, उसे बनाने में कम से कम आधा महीना लगेगा। इस दुनिया में सबसे कठिन ऋण कृतज्ञता का है। यदि आप इस संबंध में किसी के कर्जदार हैं और उसे बराबर नहीं चुका सकते, तो जब वे आपसे पैसा वसूलने आएंगे तो आप खुद को नुकसान में पाएंगे। लिन चुक्सिया खुद को ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगी। सबसे अच्छा उपाय अभी भी वेतन देना ही है। लिन चुक्सिया द्वारा अपनी स्थिति समझाने के बाद गांव के मुखिया को भी तुरंत यह बात समझ आ गई। आखिरकार जियांग फूड फैक्ट्री में उनके किन परिवार के गांव से ही मजदूर काम पर रखे जाएंगे। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति कारखाने में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है और लिन चुक्सिया से एहसान चुकाने की उम्मीद करता है? एक पल के लिए उसे डर तो लगा, लेकिन लिन चुक्सिया के प्रति उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। ये युवती, हालांकि उम्र में छोटी थी, आगे की सोचने में सक्षम थी और महान कार्यों के लिए बनी थी। ठीक है, हम आपके सुझाव के अनुसार ही करेंगे। मामला सुलझ जाने के बाद लिन चुक्सिया ने गांव के मुखिया के साथ सभी बातचीत की जिम्मेदारी श्री किन को सौंप दी और चंद्र वर्ष के पहले महीने के 8वें दिन बंद शॉप फिर से खुल गई। लिन चुक्सिया ने सौभाग्य लाने के लिए दोनों दुकानों के सामने आतिशबाजी करवाए। आतिशबाजी की आवाज़ सुनकर आसपास के निवासियों को पता चल गया कि बंद शॉप फिर से खुल गई है और बहुत से लोग आवाज़ सुनकर वहां आ गए। वे सभी नियमित ग्राहक थे। कुछ दिनों से इन्हें न खाने के कारण उन्हें इसका स्वाद बहुत याद आ रहा था। जैसे ही काम पटरी पर आया, लिन चुक्सिया विभिन्न कामों में व्यस्त हो गई और किन यांग एक छोटी सी परछाई की तरह उसके साथ चिपकी रही। उन्होंने कहा कि वह उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उनके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये दिन ज़्यादा दिन नहीं चले। 10वें दिन किन यांग को अपने काम से सूचना मिली कि उसे वापस लौटना है। पिछले वर्षों में किन यांग पहले महीने के 5वें दिन से पहले काम पर वापस आ जाता था। अब तो 10वां दिन भी आ चुका था और यह भी बताने की आवश्यकता नहीं कि वह नए साल से पहले लगभग 1 महीने से घर पर ही था। काम शुरू करने के बाद से यह घर पर बिताई उनकी सबसे लंबी छुट्टी थी। लेकिन लिन चुक्सिया की मौजूदगी में किन यांग को लगा कि समय बहुत जल्दी बीत गया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया, इसलिए उन्हें फिर से काम पर लौटना पड़ा। लिन चुक्सिया उसे बहुत अच्छी तरह से समझती थी और उसे देखकर ही बता सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। उसने उसका कॉलर सीधा किया और हल्के से मजाक करते हुए कहा, क्यों न इस्तीफा दे दिया जाए और घर पर रहकर बॉसपति बनने पर ध्यान दिया जाए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये कहकर उसने चंचलता से अपना सिर झुका लिया। उसकी चमकदार शरारती आंखें चमक उठीं। अध्याय 182। आप और भी बेहतर दिखते हैं। इतने लंबे समय तक शादीशुदा रहने के बाद भी किन यांग को लिन चुक्सिया की चिढ़ाने की आदत नहीं थी, खासकर जब बॉस की पत्नी शब्द उसके मुंह से निकल जाता था तो वह असहजता से अपनी आंखें घुमा लेता था। आपका क्या मतलब है कि आप मेरे लिए प्रावधान करेंगे? आखिरकार वह उसकी पत्नी थी और यह उचित ही था कि वह ही उसका पति होने के नाते उसकी देखभाल करे। लेकिन अब किन यांग साहपूर्वक ये घोषणा नहीं कर सकता था कि मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, लिन चुक्सिया, मुझे पता है कि मेरा वेतन तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक इंसान को इस दुनिया में कुछ न कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा अपना करियर है और मेरा अपना समर्पण। ये वो काम है जिससे मुझे प्यार है। इससे हमें थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन मुझे ये रास्ता चुनने का कोई पछतावा नहीं है। लिन चुक्सिया उसे कैसे न समझ पाती। उसने उसकी भौहों के बीच की सिलवटों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे पता है किन यांग, तुम मेरा गौरव हो। तुम्हें नहीं पता कि अखबार में तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में पढ़कर मुझे कितना गर्व होता है। हालांकि उनमें तुम्हारा नाम नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि यह तुम ही होगे। ये पहली बार था जब लिन चुक्सिया ने उनसे अखबार में ऐसी रिपोर्ट पढ़ने के बारे में बात की। किन यांग की आंखें असाधारण रूप से चमक उठीं।
क्योंकि जिसे वह प्यार करता था उसकी मान्यता प्राप्त करने से अधिक खुशी की बात उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वह हमेशा चिंतित रहता था कि लिन चुक्सिया उनके लंबी दूरी के रिश्ते से थक जाएगा और इस तरह उसकी नौकरी से भी ऊब जाएगा। विशेषकर जियांग फूड फैक्ट्री और बन शॉप से होने वाली कमाई की तुलना में उनका वेतन बमुश्किल ही उल्लेख करने लायक था। उसने ये भी सोचा था कि यदि लिन चुक्सिया ने उस पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाला तो वह क्या करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक कष्टदायक निर्णय होगा, लेकिन अब लिन चुक्सिया ने न केवल उनके काम को पहचाना बल्कि यह भी कहा कि वह उनका गौरव हैं। किन यांग को लगा कि लिन चुक्सिया से मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। लिन चुक्सिया को चिपकू व्यवहार पसंद नहीं था। किन यांग के जाने की तैयारी थी और दोपहर के लिए कुछ और तय नहीं था। लिन चुक्सिया ने सुझाव दिया, हमने अभी तक साथ में कोई फिल्म नहीं देखी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज सिनेमा में क्या चल रहा है। किन यांग रोमांटिक किस्म का नहीं था। अगर लिन चुक्सिया ने इस बारे में बात न की होती तो वह अपनी पत्नी के साथ सिनेमा जाने के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन अब उन्हें याद आया कि उनके कार्यस्थल पर डेटिंग करने वाले सहकर्मी अक्सर फिल्म देखने जाते थे। चलो चलें और देखें कि वे क्या दिखा रहे हैं। चलो कोई फिल्म देखने चलें। बाहर निकलते समय किन यांग ने लिन चुक्सिया का हाथ पकड़ रखा था और कार्यालय से बाहर निकलने के बाद ही उसने हाथ छोड़ा। 15 मिनट से भी कम समय में वे सिनेमा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। इस युग के दौरान सिनेमाघरों में दिखाने के लिए बहुत अधिक फिल्में नहीं होती थीं। एक फिल्म आधे महीने तक लगातार चलती रहती थी। आज दिखाई जा रही फिल्में थीं लुशान लव और द रेलवे गोरिल्लाज। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने लुशान लव को चुना। इस युग में रोमांटिक फिल्में दुर्लभ थीं और लुशान लव को चुंबन दृश्य वाली पहली घरेलू रोमांस फिल्म के रूप में जाना जाता था। थिएटर में भीड़ नहीं थी, वहां जोड़े और युवा लड़के लड़कियों के समूह थे। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई और प्रोजेक्टर की किरण स्क्रीन पर ज्यादा स्पष्ट होती गई, लिन चुक्सिया को एहसास हुआ कि उसने थिएटर में इतनी पुरानी फिल्म देखे हुए दशकों बीत गए थे। फिल्म की तुलना में उसे किन यांग को देखने में ज्यादा मजा आ रहा था। इतनी तीव्र निगाह के साथ किन यांग चाहकर भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। थोड़ा सा मुड़ने पर वह हमेशा उसकी चमकदार चमकती आंखों को उसे देखते हुए देख सकता था। क्या ये फिल्म दिलचस्प नहीं है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आप अधिक दिलचस्प हैं, किन यांग। अचानक सिनेमा में एक धीमी सी चीख उठी। फिल्म का चरमोत्कर्ष सामने आ रहा था। शुरुआत में लिन चुक्सिया की चिढ़ाने से घबराए किन यांग ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और उस दृश्य को पकड़ने के लिए स्क्रीन पर मुड़ गए। फिर मानो झुलस गया हो, उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। इस जमाने के लोग मासूम थे, किन यांग तो और भी ज्यादा मासूम। आधे साल तक पति पत्नी रहने के बाद भी वह ऐसे दृश्य सीधे सीधे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन लिन चुक्सिया उसे चिढ़ाना चाहती थी और जब वह अजीब तरह से मुड़ गया तो वह फिल्म की नायिका की तरह झुकी और धीरे से उसके गाल को चूम लिया। भले ही वे अधिक अंतरंग थे, लेकिन इस हल्के स्पर्श ने किन यांग के शरीर को बिजली की तरह जला दिया और उसका सारा खून एक ही स्थान पर दौड़ गया। शुक्र है कि सिनेमाघर में अंधेरा था, इसलिए अन्य लोग उसकी शर्मिंदगी नहीं देख सके। दूसरों को शायद नजर न आए, लेकिन लिन चुक्सिया उसे अच्छी तरह जानती थी। शरारत से उसने अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। किन यांग तुरंत सीधा बैठ गया। साफ साफ कहूं तो इतनी ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था। ये पीड़ा फिल्म के अंत तक बनी रही जब लिन चुक्सिया ने इत्मीनान से ताली बजाई। चलो चलें। फिल्म अच्छी थी, अगली बार हमें साथ मिलकर एक और फिल्म देखनी चाहिए। उसके आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर किन यांग चिढ़कर लगभग अपने दांत पीसने लगा। शुक्र है कि उन्होंने भारी कोट पहने हुए थे और किन यांग के शांत और उदासीन स्वभाव ने उनकी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं किया। उस रात तक लिन चुक्सिया को ये कहावत समझ में नहीं आई थी, यदि आप लहरें नहीं बनाते हैं तो आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। किन यांग, मैं गलत था। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कल भी तुम्हें काम पर जाना होगा, इसलिए आज रात जल्दी आराम कर लो और सुनिश्चित करो कि तुम पर्याप्त नींद लो। किन यांग, क्या तुम अपनी बात थोड़ी धीमी रख सकती हो? किन यांग, मैंने सचमुच गलती कर दी। लिन चुक्सिया ने चाहे जो भी कहा हो, वह आदमी उदासीन रहा और उसे ये भी याद नहीं था कि यह सब कैसे समाप्त हुआ। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार घूम रहा था, यह आदमी आखिरकार कल काम पर वापस जा रहा था। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो वह थक कर गिर सकता था और लिन चुक्सिया को लग रहा था कि वह जरूर गिर जाएगी। जब वे सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी उठे तो बाहर अभी भी अंधेरा था। जब लिन चुक्सिया बैठी तो वह दर्द से कराहने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कई हजार मीटर दौड़ लगाई हो और सैकड़ों बार उठक बैठक की हो। उसकी बेचैनी को देखते हुए किन यांग को अंततः अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी, तुम सोती रहो, मैं अकेले ही ट्रेन ले सकता हूँ। उसे अपने होंठों को दबाकर अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए देखकर लिन चुक्सिया ने कहा कि अगर वह सहमत हो जाती है तो वह लड़का निश्चित रूप से पूरे रास्ते चिंतित रहेगा और अपने कार्यस्थल पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। पहले फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा।
किन यांग के चेहरे पर मुस्कान देखकर लिन चुक्सिया खुद को उसके सामने असहाय महसूस करने से नहीं रोक सकी। रास्ते में किन यांग गाड़ी पर सवार होकर लगातार बातें करता रहा। लिन चुक्सिया उसकी झिझक को समझ सकती थी और उसे याद आ रहा था कि शादी के बाद जब उसने उसे पहली बार रेलवे स्टेशन भेजा था तो वह कल की ही बात लगती थी। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। 2 जन्मों में उसे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। वह और ली गुआंगयुआन जिंदगी भर प्यार और नाराजगी में उलझे रहे, लेकिन वह जानती थी कि वह उससे प्यार नहीं करती। अब अपने सामने खड़े आदमी को देखकर और उसकी बातें सुनकर लिन चुक्सिया का दिल भावनाओं से भर गया। उसने सोचा कि किसी से प्यार करने पर ऐसा ही महसूस होता होगा। आप हमेशा चिंतित रहते हैं, लगातार उनके बारे में सोचते रहते हैं और आपके पास कभी भी शिकायत करने के लिए चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। किन यांग वास्तव में आराम नहीं कर पा रही थी और अलग होने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक महसूस कर रही थी। वह जानता था कि वर्तमान स्थिति में लिन चुक्सिया का उसके कार्यस्थल तक आना संभव नहीं था और उसका लक्ष्य घर के नज़दीक ही नौकरी ढूंढना था। वह दूसरों की उम्मीदें बढ़ाने से बचने के लिए इन अनसुलझे योजनाओं को लापरवाही से साझा नहीं करता था। वह बस इतना कर सकता था कि चुपचाप और भी कड़ी मेहनत करने का संकल्प ले लेता। आखिरकार वे स्टेशन पहुंच गए। हमेशा की तरह उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा और लिन चुक्सिया ने उसे ट्रेन में बिठा दिया। भावनाओं से भरी गहरी आंखों से किन यांग ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? अध्याय 183 जियांग फूड फैक्ट्री आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध। ऐसा लग रहा था कि इस यात्रा में सारी बातें वही कर रहा था। कुछ सोचने के बाद लिन चुक्सिया ने गंभीरता से सलाह दी, किन यांग, दयालु और मददगार होना अच्छी बात है, लेकिन इसे ज्यादा मत करो। किन यांग को तुरंत बूढ़ी महिला लियू और उसकी बेटी का ख्याल आया। उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। मैं समझता हूँ पत्नी, चिंता मत करो, इस तरह की बात फिर कभी नहीं होगी। ये देखकर कि उसने उसकी बातों को दिल पर ले लिया है, लिन चुक्सिया उसे याद दिलाना चाहती थी कि वह अपना ख्याल रखे और दोबारा चोट न खाए जब तक कि उसके ट्रेन से उतरने का समय न हो जाए। किन यांग को विदा करने के बाद लिन चुक्सिया ट्रेन स्टेशन की बन शॉप पर गया। आज उसने मुर्गी फार्म के व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए सन परिवार के सबसे बड़े और दूसरे भाई से मिलने की व्यवस्था की थी। जब वह बन शॉप पर पहुंची तब तक सन परिवार के सबसे बड़े और दूसरे भाई वहां पहले से ही मौजूद थे। लिन चुक्सिया को देखकर वे दोनों खड़े हो गए, कुछ अजीब लग रहे थे। वे लिन चुक्सिया से बहुत बड़े थे, जबकि सन लानलान और सन बिंगनान बचपन से ही उसके साथ बड़े हुए थे। सन परिवार के सबसे बड़े और दूसरे भाइयों की नज़र में लिन चुक्सिया, जो इतनी बड़ी रोटी की दुकान चला सकता था और मुर्गी फार्म शुरू करने वाला था, एक सम्मानित व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जिसे उनके पिता भी बहुत सम्मान देते थे। हालांकि लिन चुक्सिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनका अभिवादन किया। बड़े भाई, दूसरे भाई, आप यहाँ कुछ देर से आए हैं, कृपया बैठिए। पहले मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। सुबह सुबह उसे भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब उसे इतनी भूख लगी थी कि उसका पेट गुर्रा रहा था। बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या आपने खाना खा लिया? चलो साथ में खाते हैं। सन बिंगवन और सन बिंगशान ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, हमने पहले ही खाना खा लिया है, आप आगे बढ़ें, हमें कोई जल्दी नहीं है। उनके शब्दों के बावजूद लिन चुक्सिया औपचारिकता निभाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कुछ उबले हुए बंस और दलिया का एक कटोरा उठाया और उनके सामने बैठकर खाना खाने और बातें करने लगा। मुख्य विषय मुर्गी फार्म के प्रबंधन और दोनों परिवारों के लिए मुआवजे के बारे में थे। लिन चुक्सिया को पता था कि गांव के लोगों को मुर्गियों और बत्तखों को पालने का अनुभव था, लेकिन बड़े पैमाने पर मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए केवल उन्हें पालने का तरीका जानना ही पर्याप्त नहीं था। काउंटी के कृषि ब्यूरो ने प्रासंगिक प्रशिक्षण की पेशकश की और लिन चुक्सिया ने उन्हें कुछ प्रजनन सामग्री भी उपलब्ध कराई। मेरी शर्त यह है कि मुर्गी फार्म स्थापित होने के बाद शुरुआती दौर में मुझे हर महीने कम से कम 500 मुर्गियां उपलब्ध करानी होंगी। बाद में हम अपनी क्षमता के अनुसार संख्या बढ़ा सकते हैं। मुझे ये बात पहले ही अपने बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई को बता देनी चाहिए थी। हम मजदूरी जैसे मुआवजे का प्रबंध कर सकते हैं। मैं बड़े भाई और भाभी, दूसरे भाई और भाभी को हर महीने एक निश्चित वेतन दूंगा, साथ ही आपूर्ति की गई प्रत्येक मुर्गी के लिए 10 सेंट भी दूंगा। मुर्गी फार्म का सारा खर्च और जिम्मेदारी मैं ही वहन करूंगा। वैकल्पिक रूप से बड़े भाई और दूसरे भाई अपना मुर्गी फार्म स्थापित कर सकते हैं। हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और क्रय मूल्य अन्य मुर्गी फार्मों की कीमतों के अनुरूप होगा। सुन बिंगनान से यह बात पहले ही सुन चुके सुन बिंगवन और सुन बिंगशान ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक स्वर में कहा, हम आपके साथ काम करेंगे और वेतन लेंगे। वे जानते थे कि बन शॉप में सन बिंगनान 40 युआन प्रति माह का मूल वेतन कमा रहा था और प्रबंधक सन लानलान उससे भी अधिक कमाता था। अगर इस वेतन के हिसाब से देखा जाए तो ये जोड़ा मुर्गियां पालने से 80 युआन प्रति माह कमा लेता था, साथ ही प्रति मुर्गी 10 सेंट का कमीशन भी। 100 युआन प्रति माह से ज्यादा वेतन के साथ यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी और क्या चाहिए था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपना स्वयं का मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता थी और इसमें उच्च जोखिम भी था, जिसके लिए उनके पास अनुभव और पूंजी दोनों की कमी थी, और यहाँ तक कि उनके पिता ने उन्हें लिन चुक्सिया के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। लिन चुक्सिया इस प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। मुर्गी फार्म शुरू करने के शुरुआती चरण में बड़ा निवेश और जोखिम होता है, लेकिन मुनाफा वास्तव में काफ़ी होता है। 1980 के दशक में करोड़पतियों के पहले समूह में कई ऐसे लोग शामिल थे जो मुर्गियां और सुअर पालते थे। वह दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए पहाड़ी जमीन किराए पर लेकर मुर्गी फार्म नहीं शुरू कर रही थी। तो ये तय हो गया, हालांकि अभी भी ठंड है, हम प्रारंभिक कार्य की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जहां तक प्रजनन तकनीकों के प्रशिक्षण की बात है, मुझे याद है कि बड़े और दूसरे भाई दोनों ने जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, इसलिए हम वैज्ञानिक प्रजनन में पीछे नहीं रह सकते। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, श्री लिन, चिंता न करें, मैंने और मेरे भाई ने पिछले साल ही किताबें खरीदी थीं और हम घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। सन बिंगनान ने भी कहा, बहन चिंता मत करो, हम भाई विश्वसनीय हैं। लिन चुक्सिया मुस्कुराया, मैं अपने मुर्गी फार्म को सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई के हाथों में छोड़ दूंगा। मैं तीसरे भाई से आपके साथ बाद के विवरणों पर चर्चा करूंगा। सन बिंगनान खरीद के प्रभारी थे और उन्होंने विभिन्न मुर्गी फार्मों का दौरा किया था, इसलिए उनके पास कुछ अनुभव था। समय बीतता गया और लगभग दोपहर हो गई। लिन चुक्सिया ने सुन बिंगशान और सुन बिंगवन को बन शॉप पर दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तभी उसे पता चला कि कई जून आधे दिन से गायब है। वह बच्चा आज छुट्टी पर है, कौन जाने उसे क्या हो गया है। वह आमतौर पर छुट्टी नहीं लेता। प्रत्येक कर्मचारी को अपने निर्धारित अवकाश दिन दिए गए, लेकिन जो लोग अवकाश नहीं लेना चाहते थे उन्हें ओवरटाइम वेतन के रूप में 2 युआन दिए गए। उस समय 2 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी और अधिकांश लोग वहीं रहकर अतिरिक्त पैसा कमाना पसंद करते थे। लिन चुक्सिया ने एक पल के लिए सोचा, मैं बाद में यहाँ एक और व्यक्ति को काम पर रखूंगा। तीसरे भाई, तुम कुछ समय के लिए सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई के मुर्गी फार्म में मदद करो। सन बिंगनान ने सिर हिलाया, ठीक है। वसंत महोत्सव समाप्त होने के साथ पके हुए भोजन के लिए कम ऑर्डर मिलने से छोटे प्रांगण से कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने के लिए अधिक उपलब्धता हो गई। सारा काम व्यवस्थित ढंग से चलता रहा। पहले चंद्रमास के बाद कारखाना बनकर तैयार हो गया और काम पर रखने का काम शुरू हो गया। कारखाने में सभी उपकरण जू चांगपिंग के निर्देशन में पेश किए गए थे, जिन्हें शीर्ष घरेलू खाद्य प्रसंस्करण असेंबली लाइनें माना जा सकता है। भोजन के लिए वैक्यूम पैकेजिंग मशीन का उत्पादन उस मशीनरी संयंत्र द्वारा किया गया था जहां जू चांगपिंग काम करते थे। मास ग्राइंडर और वैक्यूम पैकेजिंग मशीनों की बदौलत मशीनरी संयंत्र का प्रदर्शन न केवल कम नहीं हुआ, बल्कि पिछले वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जू चांगपिंग को मशीनरी संयंत्र के उप प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया। लिन चुक्सिया को अब मदद की जरूरत थी, इसलिए वह पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार थे। भर्ती का काम गांव के मुखिया और सू वेनसोन को सौंपा गया। उन्होंने पहले किन परिवार गांव को 20 पद आवंटित करने का वादा किया था, जिसके लिए गांव का मुखिया जिम्मेदार था, जबकि सू वेनसोन ने सार्वजनिक भर्ती का प्रबंधन किया था। बेशक किन परिवार गांव के लोगों को विचार से बाहर नहीं रखा गया था। अंत में कुल 50 लोगों को काम पर रखा गया, जिनमें से 30 से अधिक किन परिवार गांव से आए थे। प्रशिक्षण का संचालन छोटे प्रांगण की पूर्व टीम द्वारा किया गया। सू वेनसोन को आधिकारिक तौर पर जियांग फूड फैक्ट्री का प्रबंधक नियुक्त किया गया, जो फैक्ट्री के संचालन के लिए पूर्ण रूप से प्रभारी होंगे। पैंग योंगली, हो शियाओबाओ, जियालियांग, मा यिंगजी, सुन लियांगडोंग और किन यूफेंग सहित कई कर्मचारी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, सभी को अलग अलग महत्व के पदों पर नियुक्त किया गया। जियांग फूड फैक्ट्री के आधिकारिक उद्घाटन के दिन लिन चुक्सिया द्वारा कई निमंत्रण भेजे गए। गांव के कार्यकर्ताओं, टाउनशिप के अधिकारियों से लेकर काउंटी स्तर के अधिकारियों तक, साथ ही मशीनरी कारखाने के उप प्रमुख, सब्जी स्टेशन के स्टेशन प्रमुख और मांस संयुक्त कारखाने के प्रमुख को आमंत्रित किया गया था। लिन चुक्सिया के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा गांव के मुखिया और किन परिवार गांव के सचिव के मजबूत समर्थन से जियांग फूड का उद्घाटन समारोह बड़ी धूमधाम और औपचारिकता के साथ आयोजित किया गया। गांव के मुखिया किन ने एनसिटी काउंटी दिल्ली से एक रिपोर्टर को आमंत्रित करने में भी कामयाबी हासिल की, जिसके परिणामस्वरूप एक अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। लिन चुक्सिया ने वास्तव में ग्राम प्रधान किन की उत्साही भावना की प्रशंसा की। लिन चुक्सिया ने अखबार की एक प्रति बचा कर रखी, उसमें से अपने खाद्य कारखाने के बारे में वाला भाग काट दिया, उसे एक लिफाफे में रखा और एक पत्र के साथ किन यान को भेज दिया। खाद्य कारखाने के खुलने से लिन चुक्सिया को अपनेपन का एहसास हुआ। वास्तव में उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, खाना पकाना उसका शौक था और अधिक लोगों को उसका खाना चखाना उसका लक्ष्य था। अध्याय 184, वह पति जिसने पिछले जन्म में सुनलानलिन को मौत के घाट उतार दिया था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने स्वादिष्ट भोजन के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया था। हालांकि जब उनका व्यवसाय काफी बड़ा हो गया तो वे इसके विकास में निष्क्रिय रूप से शामिल हो गईं, जिसका अंततः उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा।
इस बार उन्होंने ऐसा करियर चुना जिसमें उन्हें आनंद आता था और इसके लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य से समझौता करने की योजना नहीं बनाई थी। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया और लगातार जिम्मेदारियां सौंपीं। पैसा अंतहीन है और पैसा कमाने की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की वह मदद करना चाहती थी, उनकी मदद कर पाना ही उसके लिए संतुष्टि का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त था। लिन चुक्सिया ने पत्र और एक पैकेज, जिसे उसने पहले से तैयार किया था, डाकघर में किन यान को भेजने के लिए भेज दिया। वापस आते समय वह सिनेमा के पास से गुजरी और साथ में फिल्में देखने के दिनों को याद करके उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। तभी एक परिचित आकृति सामने आई। लिन चुक्सिया आश्चर्य में थोड़ा रुकी और जब उसने फिर से देखा तो वह व्यक्ति जा चुका था, शायद सिनेमा में चला गया था। मार्च में मौसम गर्म होने लगा था। लिन चुक्सिया ने मॉल में महिलाओं के जैकेटों का एक नया बाजार देखा और तुरंत 2 खरीद लिए। बन शॉप पर पहुंचने पर उसने देखा कि सन लानलान 2 नए लोगों को बन लपेटना सिखा रही थी। जियांग फूड फैक्ट्री की स्थापना के बाद कर्मचारियों को पुनर्व्यवस्थित किया गया और बन शॉप में नए लोगों को जोड़ा गया। हैरान होकर उसने पूछा, क्या तुम फिल्म देखने नहीं गए? सन लानलान मुस्कुराया, मैं फिल्म देखने क्यों जाऊंगा? यहाँ बन शॉप में बहुत काम है। दोपहर हो चुकी थी और रोटी की दुकान पर कारोबार में सचमुच सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि प्रबंधक के रूप में सन लानलान को हमेशा लगता था कि करने के लिए बहुत सारा काम है। उसका बड़ा भाई आसपास नहीं था और नए कर्मचारी अभी बन बनाने में कुशल नहीं थे, तो वह कैसे जा सकती थी? लिन चुक्सिया ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, शायद उसने पहले गलत देखा था। उसने एक जैकेट सुन लानलान की ओर उछालते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। सन लानलान ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह क्या था और वह खिलखिलाकर हंसा, जियाक्सिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे लाड़ प्यार कर रही हो, सचमुच आनंदित हूँ। बन शॉप में काम करने के बाद से लिन चुक्सिया अक्सर उसे उपहार दिया करती थी। एक अमीर दोस्त का होना वास्तव में आनंददायक था। बात करना बंद करो और इसे पहनकर देखो कि यह फिट बैठता है या नहीं। ये निश्चित रूप से फिट होगा, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। सुन लानलान को अपनी बहन के निर्णय पर पूरा विश्वास था। इसके अलावा दोनों की कदकाठी भी एक जैसी थी, इसलिए लिन चुक्सिया का चुनाव निश्चित रूप से सही होगा। जब वे बात कर रहे थे तभी कोई दरवाजे से अंदर आया। वह व्यक्ति 1.7 मीटर से थोड़ा अधिक लंबा था, उसका रंग सांवला था और वह काफी मजबूत दिख रहा था। क्रूकट और बादाम के आकार की आंखों के साथ उन्होंने बन शॉप के चारों ओर नजर दौड़ाई। उनकी नज़र लिन चुक्सिया, सन लानलान और उनके सहयोगियों के बीच घूमती रही और अंत में सन लानलान पर जाकर रुकी। सन लानलान ने तुरंत ही ग्राहक का स्वागत करने के लिए जो कुछ भी कर रही थी उसे नीचे रख दिया। कृपया अंदर आइए, आप क्या खाना चाहेंगे? लिन चुक्सिया की आंखें उस नवागंतुक को देखकर चौड़ी हो गईं तथा उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लियू दाहुई, सुन लानलान का पिछले जन्म का पति जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। वह यहाँ क्या कर रहा था? क्या ये संयोग था? इस बीच लियू दाहुई पहले से ही सुन लानलन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम जरूर सुन लानलन होगे, है ना? मैं लियू दाहुई हूँ, एशुनजी की मौसी का चचेरा भाई। मेरी मौसी अक्सर तुम्हारा जिक्र करती हैं और यह सुनकर कि तुम यहाँ काम करती हो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा हालचाल जानने आ जाऊं। मेरे लिए भी कुछ खाने को लाओ, क्या तुम भी कुछ खा रही हो? चलो साथ में खाते हैं। सन लानलान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। हमारी दुकान में अभी भी पोर्क बन और अंडे का सूप है। आप मुझे कितने दिलवाना चाहेंगे? ये सुनकर सुन लानलान को वह रिश्ता भी याद आ गया जो उसके परिवार ने पहले उसके लिए सुझाया था। यह शुनसी की माँ थी जो शादी का प्रस्ताव रखने आई थी और ऐसा लगता है कि उस लड़के का नाम लियू दाहुई था। लेकिन जब उसने लिन चुक्सिया के यहाँ काम करना शुरू किया तो उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और वे कभी आमने सामने मिले भी नहीं थे। मेरे लिए 5 मीट बन और एक कटोरा अंडे का सूप लाओ, लियू दाहुई ने एक सरल और ईमानदार चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उसके बड़े दांत उसकी काली त्वचा के सामने विशेष रूप से सफ़ेद थे। लिन चुक्सिया पहले ही उसके पीछे बाहर आ चुकी थी। ये सुनकर कि कुछ भी अनुचित नहीं कहा गया था, उसने राहत की हल्की सांस ली। फिर भी उसने सुन लानलान से प्लेट ले ली। तुम जाकर बंस तैयार करो, मैं इन्हें उसके पास पहुंचा दूंगी। सुन लानलान को भी लियू दाहुई द्वारा अचानक ये बात उठाए जाने पर थोड़ा अजीब लगा और उसने मना नहीं किया। भोजन लिन चुक्सिया को सौंप दिया और वापस रसोई की ओर चली गई। लियू दाहुई उत्सुकता से सुन लानलान को देख रहे थे, तभी उन्हें अंदर जाते हुए देखा और एक अन्य युवा और सुंदर वेट्रेस उनके लिए बंस और अंडे का सूप लेकर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सुन लानलन बहुत व्यस्त हैं? मैं उनका साथी ग्रामीण हूँ, बस उनसे बात करने आया हूँ। माफ़ कीजिए, अभी काम का समय है। कर्मचारी ग्राहकों से बात करने के लिए अपना पद नहीं छोड़ सकते। लिन चुक्सिया ने सीधे अपने शब्दों से उसे रोक दिया। लियू दाहुई थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने और जोर नहीं दिया और सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया। जब तक उसने अपना खाना खत्म नहीं कर लिया तब तक सन लानलन फिर से बाहर नहीं आया। उसने बिल का भुगतान किया और बन शॉप से चला गया। उसे दूर जाते देख लिन चुक्सिया ने मन ही मन आराम महसूस किया।
लियू दाहुई के बन शॉप में आने का जो भी कारण रहा हो, ये निश्चित था कि उसका और सन लानलान का कभी एक साथ होना तय नहीं था। वह जानती थी कि कई जून ने वसंत महोत्सव के दौरान सन लानलान के घर का दौरा किया था। हालांकि कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया था, ये स्पष्ट था कि सन लानलान के माता पिता उनकी जांच कर रहे थे। संभवतः शीघ्र ही विवाह संबंधी संबंध बनाने वाले आधिकारिक रूप से आएंगे और उनके बारे में अच्छी खबर की घोषणा की जाएगी। कई जून की तुलना में भले ही सन लानलान अंधी हो, वह अब लियू दाहुई को नहीं चुनेगी। क्या वह चला गया है? सन लानलान बाहर आया और पूछा। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया। सन लानलान ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बन शॉप में काम कर रही हूँ और शहर के लोगों को देखकर मेरा स्तर ऊंचा हो गया है। लेकिन लियू दाहुई की तरह आधे साल पहले अपनी माँ के दबाव में मैंने इस पर विचार किया होगा, लेकिन अब दोस्त होना अच्छा है। अगर मैंने वास्तव में उसके जैसे किसी व्यक्ति से शादी की तो मुझे लगता है कि मुझे इसका पछतावा हो सकता है। सन लानलान को हमेशा परिष्कृत और शिक्षित लोग पसंद थे। कई जून की तरह, हालांकि वह बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा गोरी थी और वह एक प्रकार से मलाईदार मूर्ति जैसा दिखता था। लियू दाहुई जैसे कठोर और सख्त लोग हालांकि ग्रामीण इलाकों में आम हैं, लेकिन सन लानलान उन्हें वास्तव में पसंद नहीं करते थे। ये सुनकर लिन चुक्सिया ने पूरी तरह से अपना मन शांत किया। इसीलिए शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जिसे आप पसंद करते हो। ये जीवन भर का मामला है, आप किसी से भी यूं ही शादी नहीं कर सकते। और हाँ, कई जून कहाँ है? वह बाहर है, उसने कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। जब वे बात कर रहे थे, कई जून तेजी से बाहर से अंदर आया। लिन चुक्सिया को देखते ही उसने सबसे पहले अभिवादन किया, मिस्टर लिन। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया। कई जून के वापस आ जाने से उसे और भी कम चिंता करनी पड़ी। अब जब खाद्य कारखाना स्थापित हो गया था तो छोटा सा आंगन बेकार हो गया था, जो पूरी तरह से लिन चुक्सिया का कार्यालय क्षेत्र और कर्मचारी छात्रावास बन गया था। युआन बाओ वसंत उत्सव में हड्डियों की आपूर्ति से पोषित होकर 2 आकार बड़ा हो गया था। अब वह एक अर्धविकसित कुत्ता था। लिन चुक्सिया को अंदर आते देख उसने अपनी पूंछ हिलाई और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। लिन चुक्सिया ने अपना सिर रगड़ा और फिर हाल के खातों को सुझाने के लिए कार्यालय में वापस चला गया। इस बीच सुन लानलान, जिसने सोचा था कि लियू दाहुई बस एक आकस्मिक आगंतुक था, काम के बाद ज़्यादा दूर नहीं गई थी जब उसने लियू दाहुई को गली से बाहर आते देखा। देर हो रही थी, हालांकि सड़कों पर लाइटें जल रही थीं, लेकिन ठंड के कारण सड़कों पर अभी भी बहुत कम लोग थे। तुम क्या कर रहे हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लियू दाहुई ने अभी भी वही सरल और ईमानदार भाव बनाए रखा। गलत मत समझिए, मुझे पता है कि आप काम के घंटों के दौरान ग्राहकों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ आपके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं ये पूछने आया था कि आप पिछले प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।